उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और यह मेरे वर्तमान स्तर पर गचा से मिलने वाली संगतता संबंधी समस्याओं से कहीं बेहतर होगा। तो फिर मैं इसे आप पर छोड़ता हूं, उन्होंने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा। वे तीनों तब तक बातें करते और खाते रहे जब तक ओरियन ने अपना खाना खत्म नहीं कर लिया और उन्हें विदा नहीं कर दिया। रीना और फियोरा भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गईं। उसकी ढलती पीठ को देखते हुए एल्ड्रिक ने सेलेन की ओर देखा। क्या तुम उसके लिए 9वीं कक्षा से ऊपर का कोई हथियार बनाने वाली हो? सेलेन ने हंसते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। असल में मैं तो उसकी तलवार को 6ठे या 7वें दर्जे का बनाने की सोच रही थी। ओह, एल्ड्रिक ने भौहें उठाईं। ये प्यार करने वाली औरत कब से इतनी कंजूस हो गई? सेलेन ने उसे तिरछी नजर से देखा। यह मत सोचो कि मैं कंजूस हो रही हूं। टियर 7 की तलवार उसके लिए तब तक काम आएगी जब तक वह कम से कम टियर 6 तक नहीं पहुंच जाता। तब तक उसे रून स्मिथिंग भी सीख लेनी चाहिए। एल्ड्रिक को एहसास हुआ और उसने ताली बजाई। आह, तो यही तो तुम योजना बना रहे थे। सच है, दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना हथियार खुद बनाना हमेशा बेहतर होता है। सेलेन ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया, जिससे अंततः उसे समझ में आ गया कि उसका क्या मतलब था। तो यह कैसी तलवार होगी? बस एक भारी लंबी तलवार? या इसमें कुछ खास रून भी डालोगे? उसने उत्सुकता से पूछा। उसने पहले भी उससे रून स्मिथिंग सीखने की कोशिश की थी, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने हार मान ली। सेलेन ने गर्व से अपना सिर उठाया। जाहिर है, सिर्फ एक भारी तलवार से ज्यादा कुछ होगा। तुम बस इंतजार करो और देखो। ओरियन हॉल में आराम से चल रहा था। उसकी चप्पलों की नरम थपथपाहट पूर्वी विंग के गर्म लकड़ी के फर्श पर फीकी पड़ रही थी। दीवारों पर लगी हुई मन्ना लालटेनें मंद-मंद चमक रही थीं, जो पॉलिश किए गए पत्थरों और छायादार कोनों पर शांत सुनहरी रोशनी डाल रही थीं। उसके पीछे रीना और फियोरा भी उसी गति से आराम से चल रही थी। रीना धीरे से गुनगुना रही थी, जबकि फियोरा ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध रखा था। उसकी आंखें उस परिचित स्नेहपूर्ण प्रकाश से ओरायन को देख रही थीं। रीना, फियोरा, ओरियन ने गलियारे के जंक्शन के पास पहुंचते हुए थोड़ा धीमे होते हुए कहा, अब तुम जा सकती हो। मैं सोने से पहले सेराफ से मिलने जा रहा हूं। फियोरा ने पलकें झपकाईं और सिर झुकाकर कहा, इतनी देर हो गई, गुरुजी? रीना ने भौहें चढ़ाते हुए शरारत से मुस्कुराया, ओह, अब रात में उससे मिलने जा रहे हो? क्या मैं तुम्हारे भव्य सम्मोहन के लिए सुगंधित तेल तैयार करूं? ओरियन ने हंसी से सिर हिलाया और उंगलियां फड़काई। एक हल्की सी फुफकार के साथ उसकी हथेली में एल्वेन दलिया का एक छोटा सा कसकर लपेटा हुआ बंडल दिखाई दिया। मैं उसके लिए रात का खाना ला रहा हूं, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं। वह हमेशा सिर्फ मूनबेरी खाती है। मुझे लगा कि बदलाव अच्छा रहेगा। दोनों लड़कियां रुक गईं। ठीक है, रीना ने एक पल बाद कहा, हालांकि उसकी मुस्कुराहट अभी भी कम नहीं हुई थी। अपनी नौकरानियों के लिए कितने विचारशील और देखभाल करने वाले हो। तुम तो पहले से ही पति बनने लायक हो। ओरियन ने धीरे से अपना माथा हिलाया और कहा, जाओ, और फिर वह मुड़ गई। आओ, रीना ने जल्दी से अपने हाथ अपने सिर पर रख लिए। फियोरा ने अपनी मुस्कान छिपाई और धीरे से झुककर कहा, शुभ रात्रि, गुरुजी। रात, उसने उत्तर दिया, और आलस से हाथ हिलाते हुए वह अकेले ही सेराफ के कमरे की ओर गलियारे से नीचे चला गया। जल्द ही वह एक लकड़ी के दरवाजे के सामने रुका और धीरे से 2 बार उस पर दस्तक दी। यह मैं हूं, सेराफ। हमेशा की तरह वह जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गहरी सांस छोड़ते हुए उसने दरवाजा खोला। दरवाजा हल्के से धक्के से खुला और अंदर का मंद रोशनी वाला कमरा दिखाई दिया। कोने में एक हल्का सा नाइट लैंप जल रहा था और खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। बिस्तर करीने से बिछा हुआ था और किनारे पर एक खाली प्लेट रखी थी, जो कभी मूनबेरी से भरी हुई थी। ओरियन चुपचाप अंदर आया और प्लेट उठाकर धीरे से बेडसाइड टेबल पर रख दी। कमरे के उस पार सेराफ खिड़की के पास बैठी थी, जो बहते हुए पर्दों के पीछे आधी छिपी हुई थी। उसकी टांगें उसके नीचे मुड़ी हुई थीं और हरे बाल उसकी पीठ पर हरे परिदृश्य की तरह लहरा रहे थे। जैसे ही वह उसके पास आया, वह धीरे से मुड़ी और उसे ध्यान से देखा,
फिर भी हमेशा की तरह एक शब्द भी नहीं बोली। ओरियन मुस्कुराई और पास रखी ट्रे पर बंडल रखने से पहले एक कुर्सी की ओर बढ़ी। आज का दिन बहुत लंबा रहा। क्लास, छोटी मोटी झड़पें, व्यापार, ट्रेनिंग और हाँ, रात का खाना भी। वह बिना कुछ जवाब दिए सुनती रही। कुछ देर बोलने के बाद उसने बंडल की ओर इशारा किया। एल्विन दलिया, उसने समझाया। मेरी अकादमी से। वहां के कैफेटेरिया में एक एल्विन महिला इसे बेच रही थी। सोचा था कि अब तक तुम बेरीज से ऊब गई होगी। सेराफ की आंखों में कुछ कौंध गया, या तो दर्दनाक यादें या घर पर दलिया खाने की पुरानी यादें। ओरियन ने उसकी प्रतिक्रिया साफ साफ समझ ली और डिब्बे को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। लगता है तुम्हें अपने देश की मूनबेरीज के अलावा कुछ और भी चाहिए होगा। वह उस बंडल को एक अजीब सी निगाह से देखती रही। ओरियन ने सोच में पड़कर उसकी तरफ देखा और उठ खड़ा हुआ। मुझे लगता है कल मैं और बातें करने आऊंगा। बहुत देर हो चुकी है और मुझे भी अब सो जाना चाहिए। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और पहले से कहीं अधिक अलग नजर से उसकी ओर देखा। उसने कुछ भी नहीं कहा और कमरे से बाहर चला गया। आप इतनी जल्दी क्यों चले गए, गुरुजी? मुझे लगा था कि आज आप उससे ज्यादा बातें करेंगे। ओरियन ने बगल वाले अपने कमरे की ओर चलते हुए सिर हिलाया। मैं अभी उसकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। आप साफ देख सकते हैं कि दलिया का उस पर गहरा असर हुआ है। बेहतर है कि उसे शांति से अपने विचारों को व्यक्त करने दिया जाए, बजाय इसके कि वह ध्यान भटकाए। अपने दरवाजे तक पहुंचकर उसने उसे धीरे से धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश कर गया, तथा पीछे से धीरे से उसे बंद कर दिया। जैसे ही उसका पैर दहलीज के पार हुआ, मृदु मंदीप टिमटिमा उठे, जिससे कक्ष में एक शांत अंबर रंग छा गया। उसने कपड़े बदलने की जहमत नहीं उठाई, वह पहले से ही रीना और फियोरा की बदौलत आरामदायक नाइटवियर में था और दिन भर की अथक गतिविधियों के कारण उसके अंग सामान्य से अधिक भारी हो गए थे। धीमी सांस लेते हुए वह कमरे में चला गया और बड़े बिस्तर पर गिर पड़ा, रेशमी चादरों और पंखों से भरे गद्दे के परिचित आराम में डूब गया। ऊपर छत पर हल्की सी चमक थी, कुछ रून्स जो आराम दिलाने के लिए थे। उसने उन्हें सक्रिय नहीं किया। उसका मन अभी सोने के लिए तैयार नहीं था। वह पीठ के बल लेटा था, उसकी नजरें छत पर लगी लकड़ी की नक्काशी पर टिकी थीं। दिन भर की घटनाएं उसके विचारों में ज्वार की तरह घूम रही थीं। वह एक छात्र से राज्य की सबसे प्रतिष्ठित अकादमी के शीर्ष रैंक वाले छात्र तक पहुंच गया, एक द्वंद्व युद्ध लड़ा, एक प्रमुख कक्षा में भाग लिया, खजाने का व्यापार किया, एडगर के साथ प्रशिक्षण लिया, सेलन और एल्ड्रिक के साथ भोजन किया और सेराफ का दौरा किया, सब एक ही दिन में। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से भारी लगती है, उसने शुष्क स्वर में सोचा। क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा व्यस्त है। आपको एक साथ इतना काम करने की आदत नहीं है। ड्रैगन भी झपकी लेते हैं, आपको पता है। आंख बंद स्माइली। ओरियन ने हल्की सी हंसी हंसी, आखिरकार तुम कुछ उपयोगी बात कह रहे हो। कुछ देर तक विराम रहा, फिर लूमी की आवाज वापस आई, जो सामान्य से अधिक धीमी थी। लेकिन आज तुमने अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर उस द्वंद्व युद्ध के दौरान। हालांकि मैं पूछना चाहता था। हाँ, ओरियन ने आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए ऊपर देखते हुए कहा। मैं भी इस बारे में बात करना चाहता था। जब मैंने ड्रैगन इंस्टिंक्ट चालू किया तो कुछ अजीब सा लगा। बहुत तेज, मानो मैं सामान्य से कहीं ज्यादा गुस्से में था। ऐसा इसलिए क्योंकि आप थे। ओरियन ने अपना सिर तकिए पर घुमा लिया, विस्तृत रूप से बताइए। लूमी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। जब जवाब आया तो उसकी आवाज सोच विचार से भरी थी। सामान्य से ज्यादा गंभीर। यह आपकी वंशावली है। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो आपके अग्नि ड्रैगन और वज्र ड्रैगन दोनों ही सच्चे सम्राट स्तर के हैं। आपको उनसे सीधे तौर पर गुण विरासत में मिले हैं, जिनमें उनके भावनात्मक मूल भी शामिल हैं। सच्चे ड्रैगन सज्जन प्राणी नहीं होते, गुरुजी। खासकर अग्नि और वज्र ड्रैगन, जो दुनिया के दो सबसे विनाशकारी ड्रैगन हैं। ओरियन ने भौहें चढ़ाई। तो आप कह रहे हैं कि वे स्वभाव से ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं? नहीं, सिर्फ क्रोध नहीं, विनाश।
उनका स्वभाव ही विनाशकारी है। उनकी प्रवृत्ति प्रभुत्व पर आधारित है। जब आपने ड्रैगन इंस्टिंक्ट को सक्रिय किया तो आपकी प्रतिक्रिया की गति न केवल तेज हो गई, बल्कि आपकी भावनाएं भी कई गुना बढ़ गईं। इससे बहुत कुछ समझ में आ गया। ड्रैगन इंस्टिंक्ट को सक्रिय करने से पहले वह कभी नाराज नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने इसे सक्रिय किया, एरोन जैसे बेकार और बेकार व्यक्ति से चुनौती मिलने का ख्याल ही उसे बहुत बुरा लगा। ओरियन ने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका है? बिल्कुल। प्रशिक्षण का यही तो उद्देश्य है। आपकी कम उम्र के कारण आपके पास अपनी ड्रैगन प्रवृत्ति पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। आखिरकार, आप अभी भी ड्रैगन्स के बीच एक नवजात शिशु ही हैं। आपके दूसरे विकास के बाद शायद यह बेहतर हो जाएगा। शायद, उसने अवाक होकर पूछा। है, मुझे यकीन नहीं है क्योंकि आप एक खास मामला हैं, गुरुजी। ज्यादातर सच्चे ड्रैगन अपनी प्रवृत्ति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाते जब तक कि वे युवा वयस्क न हो जाए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक पल के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आपने उस आदमी के कंधे पर जोरदार प्रहार किया तो आप सचमुच बहुत अच्छे लग रहे थे। ओरियन मुस्कुराया, हाँ, ठीक है। चलो जल्दी से ड्रैगन इंस्टिंक्ट में महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं ताकि मैं गलती से किसी को मार न दूं। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए यही सोचना चाहिए। उसने हंसी से सिर हिलाया, फिर कंबल के नीचे खिसक गया। खैर, चलो अब कुछ व्यावहारिक बात करते हैं। मुझे आज उन कलाकृतियों को बेचकर 1070 उच्च श्रेणी के मन क्रिस्टल मिले हैं। क्या मैं इनका इस्तेमाल अपनी इन्वेंट्री को अपग्रेड करने के लिए कर सकता हूं? बिल्कुल। आपके पास अभी 7 सिस्टम पॉइंट हैं और इन्वेंट्री को 10 से 100 स्लॉट तक बढ़ाने के लिए आपको 900 की जरूरत है। ओरियन ने पलकें झपकाईं। तो मेरे पास काफी होना चाहिए, है ना? ओह, मुझे पहले मैना क्रिस्टल्स को सिस्टम पॉइंट्स में बदलना होगा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। बस कह दो। मुझे उच्च श्रेणी के क्रिस्टल से कितना लाभ मिलेगा? मानक विनिमय दर एक उच्च श्रेणी का माना क्रिस्टल एक सिस्टम पॉइंट है। तो 1070 क्रिस्टल के लिए आपको 1100 एसपी मिलेंगे। क्या आप गणित की परीक्षा में असफल हो गए? आंख बंद स्माइली। यह उनके बीच मन के असमान वितरण के कारण है, कुछ में ज्यादा, कुछ में कम। सिस्टम क्रिस्टल के अंदर मन को रूपांतरित करता है, उनकी संख्या को नहीं। मैं तो भूल ही गया था। काफी समय हो गया जब मैंने मैना क्रिस्टल्स को एसपी से बदला था। तो, क्या आप इन्वेंटरी को अपग्रेड करना चाहते हैं या जुआ खेलना चाहते हैं? उसे इतना उत्साहित देखकर वह अवाक होकर सिस्टम स्क्रीन की तरफ देखने लगा। तुम बस यही चाहती हो कि मैं तकलीफ में रहूं। क्या तुम मुझे जुए की लत में और भी ज्यादा डुबोना चाहती हो? खांसी, ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी। मुझे तो बस लगा कि शायद जुए से आपको इन्वेंट्री बढ़ाने से बेहतर कुछ मिल जाए। जैसे कि शायद कोई आंतरिक जगत का बीज जिसे आप अपने शरीर में उगा सकें। फिर आप दुनिया की सारी चीजें जमा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ओरियन ने उसकी बातें सुनकर एक प्रलोभन की झलक महसूस की, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया, इसे एक बुरा विचार मानकर टाल दिया। इस दुनिया में मुझे दिव्य तलवार मिलने की संभावना गचा से आंतरिक विश्व बीज पाने से ज्यादा है। लूमी की आवाज फिर से तेज हो गई, स्वर शरारती और पूरी तरह से नियंत्रित उत्साह से भरा हुआ था। तो क्या मुझे इन्वेंटरी बढ़ानी चाहिए? या? उसने अपनी कनपटी रगड़ते हुए आह भरी, बस इन्वेंट्री बढ़ा दो। वह धीरे से हंसी, उसके स्वर में चिढ़ाने वाला आकर्षण था। क्या आपको यकीन है, गुरुजी? शायद कोई आंतरिक जगत का बीज नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जो आपको थोड़े समय में और भी मजबूत बना दे। उसकी भौहें तन गईं, इन्वेंट्री बढ़ाओ। क्या तुम्हें यकीन है? उसने फिर पूछा, इस बार बनावटी मासूम लहजे में। ओरायन ने अपना हाथ उठाया जैसे किसी को हवा में दबाना चाहता हो और थकी हुई सांस के साथ बुदबुदाया, हाँ। क्या मुझे आपकी पसंद को लॉक कर देना चाहिए? लूमी ने प्यार से दबाव डाला। वह सिस्टम स्क्रीन को घूरता रहा, भाव शून्य। एक लंबा विराम बीत गया। हाँ।
तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा, उसने उसके कंधे पर फुसफुसाते हुए शैतान के स्वर में कहा। ओरियन ने जोर से कराहते हुए बिस्तर पर गिरते हुए अपने चेहरे पर कंबल खींच लिया। अरे यार, बस इसे बड़ा कर, साले जुए के दीवाने। डिंग। इन्वेंट्री का विस्तार करने के लिए 900 एसपी की खपत हुई। इन्वेंट्री 10-100। क्षतिग्रस्त विश्व वृक्ष बीज, सुप्रीम ग्रेड। अजीब पत्थर, अज्ञात ग्रेड। -600 टन मास, सामान्य ग्रेड। बोन स्टील तलवार, उच्च श्रेणी का खजाना बटा टियर 9। मुनबेरी X9 975, सामान्य ग्रेड। थंडर स्ट्राइक बो, सामान्य ग्रेड बटा टियर 8। एम्बरस्टोन स्टाफ, सामान्य ग्रेड बटा टियर 9। स्थानिक ब्लिंक रून, असामान्य ग्रेड। 3 लाइव्स मॉर्निंग ड्यू, असामान्य ग्रेड। कन्वर्जेंस सिगिल, पौराणिक ग्रेड। आखिरकार ओरियन ने कंबल हटाया और स्क्रीन की तरफ देखा। मुझे स्पैटियल रिंग में मेरे सारे खजाने दिखाओ। डिंग। उसने उसके सामने वस्तुओं की एक लंबी सूची दिखाई, जो विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित थीं: हथियार, सहायक उपकरण, उपयोगी वस्तुएं और विशेष खजाने। उसने कुछ देर उसे देखा। ठीक है, तो फिर मेरे भंडार में ये खजाने डाल दो: पत्थर का जहर वाला ब्लेड, विंडस्टील ब्लेड, थंडरवुड आर्मर, शैडोवील बैंड, विंडशर्ट पेंडेंट, नाइटशेड रिंग, सोलर फ्लेयर पेंडेंट, माइनर फोर्टिट्यूड का ब्रेसलेट। अरे यार, मैं भूल ही गया कि मैंने ये खरीदा था, ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल करना चाहिए था। गुरु, रून बनाने से पहले आप मन आयुध का उपयोग नहीं कर सकते। ओह, मैं समझ गया। खैर, रनस्टोन हैमर, क्रिस्टल वॉच कंपास, एल्गर की बाइंडिंग चेन, इकोइंग हॉर्न ऑफ रैली, बीस्ट बोन एरोसेट, थंडरस्टील शार्ड, रूनिक मैना स्टोन, बीस्ट ल्यूर फ्लूट, हर्ड कलेक्शन, एलिक्सिर ऑफ मेंटल क्लैरिटी, एम्बर फ्लेम ग्रिमोयर, फायर अप्रेंटिस स्पेलबुक, एज्योर आइस रून स्क्रॉल, एबिसल शैडो स्टोन डालना जारी रखो। हो गया, गुरु। सभी खजाने अब आपकी सूची में हैं। उन्हें उसी तरह छांटें जैसे वे मेरे भंडारण रिंग में छांटे गए थे। हो गया। वाह, क्या आज आप काफी कुशल नहीं हैं? लूमी ने हंसते हुए कहा। मैं बस अलग तरह का बना हुआ हूं। जरूर, जरूर। अब मुझे सारा सामान दिखाओ, उसने आलस से कहा। डिंग। इन्वेंट्री 28/100 स्लॉट प्रयुक्त। इन्वेंट्री विस्तारित। सिस्टम स्वचालित सॉर्ट सक्षम। श्रेणियां: हथियार, सहायक उपकरण, उपयोगिता, विशेष, उपभोग्य वस्तुएं। हथियार: बोन स्टील तलवार, सामान्य ग्रेड खजाना बटा टियर 9। थंडर स्ट्राइक बो, सामान्य ग्रेड बटा टियर 8। एम्बरस्टोन स्टाफ, सामान्य ग्रेड बटा टियर 9। स्टोन पॉइजन ब्लेड, सामान्य ग्रेड बटा टियर 6। विंडस्टील ब्लेड, सामान्य ग्रेड बटा टियर 5। सामान: थंडरवुड आर्मर, सामान्य ग्रेड बटा टियर 9। शैडोवियल बैंड, असामान्य ग्रेड। विंडशर्ट पेंडेंट, सामान्य ग्रेड बटा टियर 5। नाइटशेड रिंग, सामान्य ग्रेड बटा टियर 8। सोलर फ्लेयर पेंडेंट, सामान्य ग्रेड बटा टियर 8। माइनर फोर्टिट्यूड का ब्रेसलेट, कॉमन ग्रेड बटा टियर 3। उपयोगी वस्तुएं: रून स्टोन हैमर, सामान्य ग्रेड बटा टियर 7, रन स्मिथिंग टूल। क्रिस्टल वॉच कंपास, कॉमन ग्रेड बटा टियर 8, नेविगेशन। एल्गर की बंधन श्रृंखलाएं, सामान्य ग्रेड बटा टियर 6, संयम कलाकृति। रैली का गूंजता हुआ हॉर्न, सामान्य ग्रेड बटा टियर 4, सहायता उपकरण। बीस्ट बोन एरोसेट, X100, कॉमन ग्रेड बटा टियर 3। रूनिक मनस्टोन, सामान्य ग्रेड बटा टियर 7, रूनिक आइटम। बीस्ट ल्यूर फ्लूट, कॉमन ग्रेड बटा टियर 5, बीस्ट कंट्रोल। झुंड संग्रह, सामान्य ग्रेड बटा टियर 3। थंडरस्टील शार्ड, सामान्य ग्रेड बटा टियर 6, सामग्री। अथाह छाया पत्थर, सामान्य ग्रेड। विशेष खजाने: क्षतिग्रस्त विश्व वृक्ष बीज, सुप्रीम ग्रेड। अजीब पत्थर, अज्ञात ग्रेड। कन्वर्जेंस सिगिल, पौराणिक ग्रेड। उपभोग्य वस्तुएं: मुनबेरी X9 950, सामान्य ग्रेड, एल्वेन फूड। 3 लाइव्स मॉर्निंग ड्यू, असामान्य ग्रेड, दुर्लभ अमृत। मानसिक स्पष्टता का अमृत, सामान्य ग्रेड बटा टियर 8, फोकस बूस्ट। एम्बर फ्लेम ग्रिमोयर,
असामान्य ग्रेड अग्नि मंत्र। फायर अप्रेंटिस स्पेलबुक कॉमन ग्रेड बटा टियर 3 फायर बेसिक्स। एड्योर आइस रून स्क्रॉल सामान्य ग्रेड बटा टियर 9 आइस स्पेल स्क्रॉल। स्थानिक ब्लिंक रून असामान्य ग्रेड एक बार उपयोग ब्लिंक रून। देखा? देखो अब तुम्हारी इन्वेंट्री कितनी साफ सुथरी और व्यवस्थित है। ओसीडी वाले लोग भी इसे पसंद करेंगे। तुमने स्पेल बुक्स को कंज्यूमेबल्स में रखा है, लेकिन चीजें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं हैं। ओसीडी वाले लोग तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगे, है ना? तुम्हें नए खजाने मिलते रहेंगे। मैं कब तक लिस्ट बदलती रहूंगी? ओरियन मन ही मन हंसा। मुझे लगता है यह सच है। बस मंत्र पुस्तकों को विशेष खजानों की श्रेणी में डाल दो। हो गया। अंततः यह स्थान बेहतर लग रहा है। ओरियन ने मुस्कुराते हुए फिर से सामान की तरफ देखा। अगर मुझे कुछ और पता न होता तो मैं कहता कि इस पूरे अपग्रेड से तुम मुझसे ज्यादा खुश हो। है खैर, मैं तो आपकी चेतना के सागर में रहता हूं। व्यवस्थित इन्वेंट्री मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। मतलब, क्या आपने देखा है कि इससे पहले आपने स्टोरेज रिंग में चीजों को कैसे बेतरतीब ढंग से ढेर में डाल दिया था? मुझे लगा था कि तुम्हें गंदी जगहों पर रहना पसंद है, उसने मजाकिया लहजे में पूछा। नहीं, क्या बकवास है। 600 टन मांस और 10,000 मूनबेरी के नीचे दबना किसे अच्छा लगेगा? मैं एक सहायक हूं, कसाई नहीं। ठीक है, आप जीत गए, ओरियन ने हंसते हुए स्वीकार कर लिया। ओह लिख लो। मास्टर ने कहा मैं सही था, इस महीने फिर एक बार। और शायद इस महीने में आखिरी बार तुम सही होगे। वह मन ही मन बुदबुदाया, अंततः करवट बदली और कंबल को अपने ऊपर खींच लिया। नहीं, मैं हमेशा सही होता हूं। बस तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। उसने नाटकीय ढंग से एक गहरी सांस छोड़ी, मानो वह निराश हो। शुभ रात्रि, गुरुजी। अजीब चीजों के सपने मत देखो। आंख बंद स्माइली। बस जाओ। मुझे चैन से सोने दो। आखिरकार, उस शांत रात में अकेले, उसका मन भटकने लगा। उसके विचार भटक रहे थे, सेराफ की दलिया पर प्रतिक्रिया से लेकर, सेलेन के उसकी तलवार बनाने के वादे तक, ओरिजिन मनपूल और आगे इंतजार कर रहे रून गठन तक। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। लेकिन फिलहाल उन्होंने सिर्फ सोने का फैसला किया है। सुबह का सूरज उगने लगा और उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। युवा मास्टर, सूरज उगाया है, रीना की मधुर आवाज दरवाजे से गूंजी। और भी नाश्ता भी है, फियोरा की कोमल आवाज सुनाई दी, जो सामान्य से थोड़ी अधिक ऊर्जावान लग रही थी। ओरियन कराह उठा, उसकी आंखें फड़फड़ा उठीं। खिड़की की पट्टियों से अंदर आती सुनहरी रोशनी को देखकर उसकी पलकें झपक गईं। जागो जागो, सो रहा ड्रैगन। हम्मा। मुझे उठने का मन नहीं कर रहा। इन कंबलों में तो जादू है। वह मन ही मन कराह उठा और बिस्तर पर पलट गया। लूमी की चंचल आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। अगर तुम नहीं जागे तो आज तुम्हें क्लास के लिए देर हो जाएगी। उफ, मुझे फिर से इस घटिया दिनचर्या में क्यों पड़ना पड़ा? पिछली जिंदगी ही काफी थी, वह बुदबुदाया और कंबल हटाकर शौचालय की ओर बढ़ गया। कुछ मिनट बाद दरवाजा चरमराकर खुला। रीना अंदर आई, मालिक, नहाने का समय हो गया है। आगे आपका दिन बहुत लंबा है। हा। उसने आह भरी। फियोरा चुपचाप अपने हाथों में तह किए हुए नए कपड़े लिए पीछे पीछे आई। हमने पानी पहले ही तैयार कर लिया है, गुरुजी। एक कुलीन कैदी की तरह घसीटे जाने पर ओरायन ने दोनों को एक बार फिर स्नान कक्ष में ले जाने की अनुमति दी। उसका मन अभी भी धीरे धीरे नींद से जाग रहा था। लेकिन जैसे ही गर्म पानी उसकी त्वचा पर पड़ा, जैसे ही हाथों ने उसकी पीठ और कंधों के दर्द को धीरे से साफ किया, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लौट आई। जब ओरियन स्नान से बाहर निकला तो उसकी त्वचा पर ताज़ी जड़ी बूटियों और भाप की खुशबू फैल गई। अब वह पूरी तरह से जाग चुका था और उसका चिड़चिड़ापन भी कम हो गया था। उसके काले बाल गीले थे, जो उसकी पीठ के पीछे लटक रहे थे, और उसका सफ़ेद अंगरखा उसके शरीर से हल्के से चिपका हुआ था, जब रीना उसके बिखरे बालों को देख रही थी।
आपके नींद से भरे बाल हर जगह बिखरे पड़े हैं, मास्टर। नहाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसने बुदबुदाते हुए अपनी उंगलियां उसके गीले बालों में घुमाईं, इस आश्चर्य के साथ कि वे छूने पर कितने मुलायम लग रहे थे। मैं अभी उठा हूं, उसने जम्हाई लेते हुए और आलसी ढंग से ड्रेसिंग टेबल की ओर चलते हुए कहा, फिर एक स्टूल पर बैठ गया। उसके बगल में फियोरा ने अपनी साधारण नौकरानी के सैश का पट्टा ठीक किया और मंद मंद मुस्कुराई। आप ठीक लग रहे हैं, मालिक। शायद थोड़ी नींद आ रही है। बिस्तर पर सिर रखे एक महान पांडा की तरह। लूमी की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। ओरियन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और रीना और फियोरा को उसके बाल संवारने और उसे कपड़े पहनाने दिए। जल्द ही उन्होंने उसके बाल बांध दिए और उसे कल मिली अकादमी की वर्दी पहना दी। अब वह सफेद रंग की अकादमी की वर्दी पहने हुए थे, जिसके दोनों ओर बिजली की रेखाएं कढ़ाई की हुई थीं, और वह एक वास्तविक अकादमी के छात्र की तरह लग रहे थे। तीनों कमरे से बाहर निकलकर मंद-मंद चमकते गलियारे से गुजरे। सुबह की धूप ऊंची खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी और पॉलिश किए हुए फर्श पर सुनहरी रेखाएं खींच रही थी। तो आप क्या सोचते हैं? मुझे रूनिक भाषा सीखने में कितना समय लगेगा? उसने सहजता से पूछा। ठीक है, रीना ने चलते हुए अपनी बाहें क्रॉस करते हुए कहा, शायद तुम इसे जल्द ही सीख लोगे। मुझे और फियोरा को इसे सीखने में लगभग 1 महीना लगा। तो शायद 1 हफ्ते में? ओरियन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। तुम्हें ऐसा लगता है? फियोरा धीरे से हंसी, बेशक, तुम हमसे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली हो। हाँ, तो मैं अपनी प्यारी नौकरानियों को निराश न करने की पूरी कोशिश करूंगा, वह खुद से हंसा। मुझे आश्चर्य है। क्या सिराफ ने दलिया खाया? आप उससे मिलने क्यों नहीं जाते, गुरुजी? क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। मैं शाम को उससे मिलने जाऊंगा और दलिया लाऊंगा। जैसे ही वे आखिरी कोने पर पहुंचे, डाइनिंग हॉल के जाने पहचाने नक्काशीदार दरवाजे नजर आने लगे। बंद दरवाजों के बावजूद उन्हें भुनी हुई सब्जियों, मांस और मक्खन लगी ब्रेड की खुशबू आ रही थी। ओरियन करीब आया, दरवाजा खोला और पलकें झपकाईं। लकड़ी की लंबी मेज पर सिर्फ एक आकृति बैठी थी। सुप्रभात, बच्चे, एल्ड्रिक ने ओरियन के खाने की मेज पर आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए पुकारा। आखिरकार उठने का फैसला कर ही लिया? सुप्रभात, दादाजी। ओरियन टहलता हुआ आया और अपनी सीट पर बैठ गया। दादी कहाँ हैं? एल्ड्रिक ने गरम चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। सामग्री इकट्ठा करने जा रही हूं। उसने कहा है कि उसे तुम्हारी तलवार के लिए कुछ दुर्लभ धातुएं चाहिए। वह कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। इतना गंभीर हो गया? ओरियन ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा। यह मेरी उम्मीद से भी तेज है। अपनी दादी को कम मत आंको, एल्ड्रिक ने हंसते हुए कहा। एक बार जब वो कोई काम शुरू कर देती हैं, तो रुकती नहीं है। अगर वो चाहे तो शायद नींद में भी कोई हथियार बना सकती हैं। ओरियन मुस्कुराया और मक्खन लगे टोस्ट का एक टुकड़ा उठाया। तो फिर मैं ध्यान रखूंगा कि यह बेकार न जाए। उन्होंने हंसते और बातें करते हुए खाना खाया, जबकि एल्ड्रिक ने राज्य की राजनीति के बारे में कुछ जानकारी साझा की। वह बदमाश जो कल तुमसे लड़ा था। मैंने एडगर से उसकी जांच करवाई और पता चला कि वह काउंट हाउस से था। उसने अपना कांटा नीचे रखते हुए गंभीरता से कहा। ओरियन ने भौहें चढ़ाई। क्या इस राज्य के काउंट इतने साहसी हैं? एल्ड्रिक हंसा और सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वे उस घराने को निशाना बनाएं जो ड्यूक के बराबर का हो। इसलिए तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। कोई ऊंचा ओहदा वाला कुलीन घराना तुम्हारे पीछे पड़ा होगा। ओरियन ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके चेहरे पर विचारमग्न भाव आ गया। खैर, मुझे तो पहले से ही इसकी उम्मीद थी। मैं कुछ और नहीं कर सकता, बस चुनौतियों का सामना करूंगा। आखिरकार उसने तय कर लिया कि समस्या आने पर ही उसका समाधान करेगा। एल्ड्रिक ने सिर हिलाया। वह ओरियन की सारी बाधाएं दूर नहीं करना चाहता था, वरना वह ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं बस उस मार्क्विस हाउस के उच्च अधिकारियों पर नजर रखूंगा। वे कुछ देर तक चुपचाप खाना खाते रहे,
क्योंकि एस्टेट के लोग जागने लगे थे, नौकरानियां बगीचे की देखभाल कर रही थीं, दीवारों पर पक्षियों का चहचहाना, अस्तबल से धीमी हिनहिनाहट की आवाजें आ रही थीं। जब उसने अपनी प्लेट का ज्यादातर हिस्सा साफ कर लिया और चाय का आखिरी घूंट गटक लिया, तो ओरियन खड़ा हुआ और अंगड़ाई लेते हुए बोला, ठीक है, अब बाहर जाने का समय हो गया है। एल्ड्रिक ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया, जल्दी से रूनिक भाषा सीख लो। तुम्हें अपने सहपाठियों से कहीं ज्यादा काम करना है। ओरियन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और हाथ हिलाते हुए बाहर निकल गया और सामने के आंगन की ओर चला गया, जबकि रीना और फियोरा अपने अपने काम करने के लिए चले गए। जैसे ही वह बाहर निकला, प्रवेश द्वार नजर आने लगा। वहां एक चिकनी काली गाड़ी तैयार खड़ी थी, जिसका सुंदर डिजाइन हमेशा की तरह ही अच्छा लग रहा था। लुकान ड्राइवर की सीट के पास खड़ा एक छोटा सा कंकड़ हवा में उछाल रहा था, मानो बहुत ऊब गया हो। उसने उसे अपनी 2 उंगलियों के बीच पकड़ा और ऊपर देखा, जैसे ओरियन पास आ रहा हो। अच्छा, अच्छा, देखो कौन राजकुमार की तरह चमक रहा है। ल्यूकन मुस्कुराया और झुका। सुप्रभात, युवा मास्टर। गुड मॉर्निंग। ओरियन आगे बढ़ा। एडगर अंकल कहाँ हैं? लूकन ने गर्दन खुजाते हुए कंधे उचका दिए। आज उसे कुछ काम है। वह सुबह जल्दी निकल गया था। उसने कहा था कि बाद में तुमसे मिल लेगा। अच्छा, ओरियन ने एक बार अपने पीछे वाली जगह पर नजर डाली, फिर गाड़ी में बैठ गया। चलो चलें। खुशी से लूकन ने ड्राइवर की सीट पर बैठते हुए कुछ ज्यादा ही नाटकीय अंदाज में कहा, थंडर पीक रॉयल अकादमी, हम आ रहे हैं। गाड़ी सड़क पर लुढ़कने लगी। अंदर केवल लुकान और ओरियन थे और अकादमी की ओर बढ़ रही थी, जबकि ओरियन बाहर देख रहा था, रूनिक भाषा के बारे में सोच रहा था। जोराथल की जीवंत भूमि से दूर, जहां सूर्य का प्रकाश अभी भी अर्थ रखता था और सभ्यता गौरव के साथ फल फूल रही थी, नेथेरियन हमेशा कालिख और छाया के बादलों से घिरे आकाश के नीचे चिंतनशील था। महाद्वीप अभी भी बर्बादी का भंवर था, एक झुलसी हुई, क्षतविक्षत भूमि जहां अराजकता का बोलबाला था और विवेक एक भ्रम था। हवा गंधक और चीखों से भरी हुई थी। ऑब्सीडियन पर्वतों की जली हुई चोटियों से लेकर राख से रंगे मैदानों की गहरी दरारों तक, मौत कोई घटना नहीं थी, यह तो आम बात थी, हर पल घटित हो रही थी। हर रूप और पागलपन के राक्षस इस रक्तरंजित धरती पर रेंगते फिरते थे। कुछ टेढ़े मेढ़े अंगों के साथ चलते थे, तो कुछ पिघली हुई नदियों में तैरते थे, उनके शरीर पीड़ा और सत्ता की लालसा से आकार लेते थे। आसमान कभी भी साफ नहीं रहता था, पंखों वाले घृणित प्राणी हवा में लड़ते रहते थे और नीचे हो रहे रक्तपात से आकर्षित होकर बिजली के तूफान अस्वाभाविक रूप से उठते रहते थे। इस नर्क के बिल्कुल बीचोंबीच एक विशाल ऑब्सीडियन किला खड़ा था, वेपर का गढ़। यह एक भयावह स्मारक था, जो प्रकाश में चुभते काले खंजर की तरह उभरा हुआ था। शिखर आकाश में पंजे की तरह मुड़े हुए थे और नारकीय गारगोयल दीवारों पर पंक्तिबद्ध थे, जिनमें से प्रत्येक पिघले हुए आंसू रो रहा था, मानो अनंत पीड़ा में हो। किले के अंदर सिंहासन कक्ष मंद लाल रोशनी में नहाया हुआ था। पारदर्शी कांच के फर्श के नीचे लावा धीमी, बुदबुदाती नदियों की तरह बह रहा था। मानव, कल्पित बौने, पशुपक्षी और अन्य शत्रु राजाओं की खालों से बने विशाल झंडे ऊपर लटक रहे थे, जो घनी, अप्राकृतिक हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। वेपर अपने दांतेदार सिंहासन पर लेटी हुई थी, उसका एक पैर दूसरे पर खूबसूरती से चढ़ा हुआ था। उसके लंबे, गहरे बाल टिमटिमाती रोशनी में तेल की तरह चमक रहे थे। उसकी लाल आंखें सामने की ओर देख रही थीं, बिना पलक झपकाए और तेज, मानो किसी शिकारी की आंखें हों जिसने सदियों से कुछ न खाया हो। उसके सामने की परछाइयों में एक लहर फैल गई। और फिर यह प्रकट हुआ। एक आकृति, जिसे पूरी तरह से समझ पाना नामुमकिन, अंधेरे से ही उभरी। शुद्ध छाया में लिपटा, उसका रूप अस्पष्ट था, पदार्थ से ज्यादा एक आकृति। उसकी आंखें, यदि कोई थीं, छिपी हुई थीं, और उसकी उपस्थिति एक अथाह गड्ढे में गिरने जैसी महसूस हो रही थी। वेपर, आकृति बोली, उसकी आवाज एक विकृत फुसफुसाहट थी जो कानों में रेंगती हुई प्रतीत हो रही थी। तुमने मुझे बुलाया था। वेपर के होंठ हल्के से मुड़े। तुमने अपना समय लिया, डेंटालियन। सोलोमन के 71वें दानव, चालाकी और झूठ के राजा, दंतालियन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस इंतजार करता रहा।
मैंने अपने कुत्तों से पुष्टि कर ली है कि मैंने पहले क्या महसूस किया था, वेपर ने शुरू किया। उसकी आवाज में राक्षसी आकर्षण था जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता। एक धड़कन थी, किसी चीज की लहर, सूक्ष्म लेकिन अचूक। यह टाइटन रेस के शाही कबीले से उत्पन्न हुआ था। एक लहर। डेंटालियन का चेहरा झुका, मानो उत्सुक हो। हाल के सालों में टाइटन्स शांत हो गए हैं। मुझे लगा था कि वे शब्दों से बंधे हैं और ठहर गए हैं। मैंने भी ऐसा ही किया, वेपर ने धीरे से कहा। उसके पंजे सिंहासन के आर्मरेस्ट पर टैप कर रहे थे। लेकिन यह लहर अस्वाभाविक थी। मैंने इसे जोराथल महाद्वीप से महसूस किया था। और मेरे मातहतों ने पुष्टि की कि टाइटन्स के शाही वंश में कुछ गड़बड़ है। दंतालियन एक पल के लिए चुप रहा। फिर धीरे से बोला, तुम अकेले नहीं हो जिसने यह महसूस किया है। मानव जाति के थंडर पीक साम्राज्य में एक और विसंगति सामने आई है। वेपर की नजरें तेज हो गईं। एक और। हाँ। जैसे ही यह सामने आया, यह छिप गया। लेकिन जैसे ही यह सामने आया, मैंने इसे महसूस कर लिया। बच्चा अभी भी बड़ा हो रहा है, मन के बारे में सीख रहा है। सिंहासन कक्ष में सन्नाटा छा गया, केवल नीचे लावा की धीमी, बुदबुदाती हुई फुफकार सुनाई दे रही थी। दो विसंगतियां, वेपर ने आखिरकार कहा। एक टाइटन्स में से, एक इंसानों में से। क्या उनमें से कोई अंत का वंशज? डेंटालियन फुसफुसाया। वेपर का जबड़ा कस गया। नाम का अपना एक अलग ही महत्व था। आतंक और एक अकल्पनीय नियति। वह विनाश लाने के लिए बना है, डेंटालियन ने अपना रूप झिलमिलाते हुए कहा। न तो दानव और न ही देवता उसके उदय से बच पाएंगे। और यदि प्रकाश की शक्तियों को इसका पता चल गया तो? वेपर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। तो फिर हम तैयार होने से पहले ही युद्ध कर देंगे। डेंटालियन का स्वर ठंडा और भावशून्य था। इसलिए उसे मरना ही होगा, चुपचाप, इससे पहले कि किसी को पता चले कि वह क्या है। वेपर आगे झुकी, अपनी ठुड्डी पंजे वाली उंगली पर टिकाकर दंतालियन को मजे से देखा। तुम मानव साम्राज्य वाले पर हमला क्यों नहीं कर देते? डेंटालियन का चेहरा चमक उठा। मैं नहीं कर सकता। वरना हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और यह मुसीबत का सबब है। अगर मैं उसे एक ही बार में नहीं मार पाया, तो उसका संरक्षक उसे समय देने आ जाएगा। वेपर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ओह! उसका रक्षक तुमसे लड़ने के लिए इतना शक्तिशाली है? नहीं, लेकिन मनुष्यों में एक ऐसा प्राणी है जिसके विरुद्ध मैं संघर्ष नहीं कर सकता। उसके शब्द धीमे पड़ गए, जिससे पूरे सिंहासन कक्ष का वातावरण भारी हो गया। वेपर का शरीर कांप उठा, उसकी आंखों में डर के मारे चमक आ गई। डॉन! डॉन! धिक्कार है डॉन! इस प्राइम वर्ल्ड ने ऐसे राक्षस को कैसे जन्म दिया? उसने दांत पीसते हुए कहा। उसे याद आया कि आखिरी बार उसने उससे कब लड़ाई की थी। डेंटालियन का चेहरा भी काला पड़ गया, और उसकी भी चिंता कुछ ऐसी ही थी। वह इस दुनिया का सबसे बड़ा विकराल रूप है। फिर भी वह उस विकराल रूप से नहीं है जिसका हम सामना करने वाले हैं। डॉन एक समझ से परे प्राणी है। हमें उसके आसपास सावधान रहना चाहिए। वेपर ने गहरी सांस ली। यहां तक कि उच्चतर चिलियोकॉसम के प्राणी भी उसके जैसे राक्षसी नहीं हैं। डेंटालियन की आकृति बुझने के कगार पर टिमटिमा रही थी। इसीलिए अगर मैं कोशिश करके नाकाम हो गया, तो प्रकाश की सारी शक्तियां हम पर युद्ध छेड़ देंगी और हम अंत के वंशज को मारने के सारे मौके खो देंगे। इसके बाद घुटन भरा सन्नाटा छा गया। और फिर हवा में उड़ते धुएं की तरह डेंटालियन का शरीर विलीन होने लगा। उसके अंतिम शब्द कमरे में धीरे से गूंज उठे। वंशज को ढूंढो और उसका अंत करो। वह छाया में गायब हो गया, केवल एक ठंडी हवा छोड़कर। वेपर अपने सिंहासन पर स्थिर बैठी रही, उसकी नजरें किसी भी चीज पर नहीं, बल्कि हर चीज पर टिकी रहीं। दो विसंगतियां, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन सिर्फ एक ही बर्बादी लाएगी। उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट को कस गईं। उसकी आवाज, जो पहले बुदबुदाहट जैसी थी, हर से भर गई। और डॉन, डॉन, तुम्हें होना चाहिए।
उसकी पुतलियां फैल गईं। सदा के लिए शापित। बूम! उसकी तीखी चीख से आकाश फट गया। जादू की चीख पुकार के तूफान में आधा गढ़ ढह गया। समुद्र और आकाश में प्रचंड लहरें उठीं, जिससे पूरा क्षेत्र मौत के तूफान में बदल गया। लाखों लोगों की चीखें उठीं, फिर शांत हो गईं। जीवंत जोरथल महाद्वीप में थंडर पीक साम्राज्य के अंदर एक शानदार ऑब्सीडियन गाड़ी को द्वितीय रिंग की सड़कों पर घूमते हुए देखा जा सकता था। गाड़ी के अंदर ओरियन आराम से बैठा था, अपने हाथों को क्रॉस करके, सिर को खिड़की से थोड़ा सा टिकाए हुए। वह इमारतों और कुलीन संपदाओं को धुंधले होते हुए देख रहा था। वह अभी भी कल के व्याख्यान, रूनिक भाषा और हरगन द्वारा दी गई परीक्षा के बारे में सोच रहा था। एक हंसी ने उसके विचारों को तोड़ दिया जब ल्यूकन, जो अभी भी एक हाथ में एक कंकड़ लेकर खेल रहा था, चालक की सीट से थोड़ा पीछे झुका और अपना सिर गाड़ी की खिड़की की ओर झुकाया। तो क्या अकादमी में कोई सुंदरी मिली, युवा गुरु? ल्यूकन ने ऐसी मुस्कुराहट के साथ पूछा जो किसी कवि की आंख मारने जैसी थी। ओरियन हंसा, यह आज का तुम्हारा पहला सवाल है? बिल्कुल, ल्यूकन ने शरारत से आंखें चमकाते हुए कहा। अकादमी जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा यही तो है ना? किताबें और ट्रेनिंग तो अस्थायी हैं। सुंदर चेहरों की यादें हमेशा के लिए। ओरियन ने सिर हिलाया, हालांकि उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कुछ दिलचस्प हैं। ओहो, बताओ तो। हम्मा, एक तो नेक लड़की है, चतुर, आत्मसंतुष्ट और काफी स्मार्ट भी। ओरियन ने आर्या की मुस्कुराहट और चेहरे के भावों के बारे में सोचते हुए कहा। काफी दिलचस्प लग रहा है, ल्यूकन बुदबुदाया। तुम्हारी पसंद आएगा। और फिर एक और है। ज्यादा शांत, या यूं कहें कि गूंगी। अपने विचारों को अपने पास रखती है और उसे हर समय अपने साथ एक भाला रखना पसंद है। एमिलिया के बारे में सोचते ही उसकी आवाज में मजाक आ गया। ल्यूकन की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। आप तो पहले से ही उनका वर्णन बहुत सोच समझकर कर रहे हैं। ओरियन ने आंखें घुमाईं। चिंता मत करो, मैं अभी भी अपने मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित हूं। मैं अभी किसी के प्यार में नहीं पड़ने वाला। फिर भी, ल्यूकन ने जानबूझकर हंसते हुए दोहराया। बाकी सफर हल्की फुल्की बातचीत में बीता, जब तक कि वह उसे दूसरों के बारे में बताता रहा। आखिरकार गाड़ी अकादमी के पत्थर से बने रास्ते पर आ गई। अन्य छात्र भी आ रहे थे, कुछ पैदल, कुछ साधारण गाड़ियों में और कुछ भव्य जादुई गाड़ियों में, जिन पर झिलमिलाते घर के चिन्ह लगे हुए थे। हम यहाँ हैं, ल्यूकन ने कहा, नीचे उतरकर उसके लिए दरवाजा खोल दिया। ओरियन बाहर निकला, अपनी वर्दी का कॉलर ठीक किया और अपना छात्र बैज निकाला। जैसे ही वह भव्य द्वार की ओर बढ़ा, किनारे पर खड़े एक कर्मचारी ने उसके बैज को गौर से देखा और सिर हिलाकर अभिवादन किया। जैसे ही वह अंदर गया, द्वार ने उसे फिर से गौर से देखा। अंदर पहुंचकर वह अकादमी में टहलने लगा, फिर से कैफेटेरिया में गया और फिर अखाड़े का नजारा लिया। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और उसकी सुनहरी किरणें अंदर की इमारतों पर एक हल्की सी चमक बिखेर रही थीं। कुछ मिनट और चलने के बाद वह एक छोटे से माने से भरे झरने के ऊपर बने पुल से नज़ारे को निहारने के लिए रुका। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अच्छा, देखो तो, एक बार के लिए कौन जल्दी बाहर आ गया है? आर्या ने पुकारा। वह पास के रास्ते से आती हुई दिखाई दी, उसके साथ एमिलिया भी चल रही थी। हाँ, मैं क्या कहूँ? मेरे पास तो बढ़िया अलार्म घड़ी है। ओरियन हंसा और पीछे मुड़ा, जब उसने देखा कि वे उसके साथ आ रहे हैं। मऊ, मैं अलार्म घड़ी नहीं हूं। आलू तो, उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, यह अलार्म घड़ी क्या है? मैं इसे कहाँ से खरीद सकती हूँ? आर्या की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा। ओरियन ने शरारत से कहा, ठीक है, अगर वह अवज्ञाकारी रही तो मैं तुम्हें अलार्म घड़ी बेच दूंगी। इतना ही? मैं हाथ फेंक रहा हूं। ओरियन लगभग जोर से हंस पड़ा और उसकी बात अनसुनी कर दी, जबकि आर्या असमंजस में उसे देखती रही। घड़ी कैसे अवज्ञाकारी हो सकती है? हाँ, कुछ नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था। आप दोनों को सुप्रभात। ओरियन हंसा और सिर हिलाया।
आर्या खिले हुए फूलों की तरह खूबसूरती से मुस्कुराई। सुप्रभात। एमिलिया ने उसकी तरफ देखा और अभिवादन में सिर हिलाया। वह अब भी अपनी सामान्य अवस्था में थी, भाला पकड़े हुए, हर चीज को सावधानी से देख रही थी। बेटी, कब तक ये ठंडा चेहरा बनाए रखोगी? तुम्हें पता है कि तुम अगले कुछ सालों तक इसी अकादमी में आती रहोगी। अगर मैं उस समय सीमा के दौरान काफी मजबूत हो जाऊं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। उम्र के बीच कोई सख्त पदानुक्रम नहीं है। कभी कभी पहल तो करनी ही पड़ती है। मुश्किल वक्त में सबसे खतरनाक लोग ही सबसे अच्छा विकल्प हो सकते हैं। कम से कम वो अपने बचने की गारंटी तो दे सकते हैं। अगर मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया तो क्या होगा? खैर, हर किसी की अपनी किस्मत होती है। हा 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 हा। तुम पागल बूढ़ी औरत। उसने उन दोनों को आगे बढ़ते देखा और जल्दी से उनके पास आ गई। जैसे ही वे मुख्य भवन की ओर बढ़े, आर्या ने विषय उठाया। तो क्या तुमने उस क्लब के बारे में और सोचा है? हाँ, ओरियन ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि इसका नाम क्या रखूं। शायद कोई साधारण सा नाम, ऐसा जो इन रईसों का ध्यान न खींचे। हम्मा। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, आर्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें जानते हुए भी लो प्रोफाइल तुम्हारे काम नहीं आएगी। खैर, क्या तुमने क्लब का मकसद तय कर लिया है? एमिलिया भी उसकी ओर देख रही थी, यह सोच रही थी कि वह क्या करने का निर्णय लेगा। ओरियन चुप हो गया, सामने खड़ी मुख्य इमारत को देखते हुए। जानते हो, जब से मैं जागा हूं, मेरा लक्ष्य इस दुनिया की खोज करना था। यह पता लगाना था कि इस विशाल दुनिया में क्या है। वे दोनों चुपचाप सुनते रहे। मैं विरासत के परीक्षणों, निषिद्ध क्षेत्रों, खोए हुए खंडहरों और यहां तक कि कुछ दूरदराज के गांवों की भी खोज करना चाहता हूं। मैं एक साधारण जीवन के साथ साथ एक शाही जीवन भी जीना चाहता हूं। और इस सफर में साथ देने के लिए साथी होने से बेहतर और क्या हो सकता है? आखिरकार उसने उन दोनों की तरफ एक बेफिक्री भरी मुस्कान के साथ देखा। मानो, यदि वे दोनों इसे अस्वीकार भी कर दें, तो भी वह अकेले ही यात्रा पर निकल जाएगा। एमिलिया ने प्रशंसा भरी नजरों से उसकी ओर देखा, क्योंकि छिपे हुए क्षेत्रों और पुराने खंडहरों की खोज करने के विचार से उसका खून खौल रहा था। फिर भी आर्या ने हल्की सांस छोड़ी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर पाओगे? जैसे जैसे इंसान की ताकत बढ़ती है, उसकी जिम्मेदारियां भी उसी तरह बढ़ती जाती हैं। क्या तुम बड़े होने के बाद अपनी मर्जी से काम कर पाओगे? ओरियन रुका और सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं नैतिक बंधनों में बंधने वालों में से नहीं हूं। मैं अपनी मर्जी से करूंगा। अगर मैं कुछ नया करने के मूड में हूं, तो मैं जरूर करूंगा। और अगर मैं अपने दोस्तों की मदद करने के मूड में हूं, तो मैं जरूर करूंगा। आर्या ने उसकी आंखों में देखा, यह जानने की कोशिश करते हुए कि उसमें अपनी बात पूरी करने का कितना दृढ़ संकल्प है। आखिरकार, उसने एक गहरी सांस छोड़ी और एक थकी हुई मुस्कान बिखेरी। शायद तुम सही हो। चलो, जब तक हो सके, इस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। एमिलिया ने आर्या के शरीर को देखा। वह जानती थी कि उसने राज्य पाने के लिए कितना प्रशिक्षण लिया था। लेकिन एक सच्चाई जो किसी को नहीं पता थी, वह यह थी कि वह कभी भी राज्य नहीं पाना चाहती थी। फिर भी, अपने माता पिता को निराश न करने के लिए, उन्होंने राजनीति सीखने और खुद को प्रशिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। ओरियन ने सिर हिलाया और कोई टिप्पणी नहीं की, जब वे मुख्य भवन में प्रवेश करके कक्षा की ओर बढ़ रहे थे। कक्षा जल्द ही शुरू होनी चाहिए, है ना? आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, शुरू होने ही वाला है। देखते हैं, तुम्हें प्राइमरी रून्स सीखने में कितना समय लगता है। ओरियन ने भौहें चढ़ाई, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये प्राथमिक रून क्या है। लेकिन उसने पूछा नहीं, क्योंकि उसे जल्द ही जवाब मिल जाएगा। ओरियन आर्या और एमिलिया के साथ साथ चल रहा था, उत्साहित छात्रों की धीमी बुदबुदाहट उसके कानों तक पहुंच रही थी क्योंकि वह उन्हें रूनिक भाषा की कक्षा पर चर्चा करते हुए सुन रहा था। जब वे कक्षा में पहुंचे, तो ओरियन दहलीज पर रुक गया, उसकी नज़र हॉल पर पड़ी। यह एक चौड़े कमरे जैसा था जिसमें बीच वाले चबूतरे के चारों ओर घुमावदार कतारों में कई तहदार सीटें लगी थीं। सामने एक भव्य, ओब्सीडियन काले रंग का बोर्ड लटका हुआ था,
जो पिछले मंत्रों से बचे हुए मान से धीरे धीरे चमक रहा था। अधिकांश पंक्तियों में नरम, गद्देदार सीटें थीं, जिनमें से प्रत्येक पर एक छोटी सी मेज थी जिस पर सूक्ष्म रूनिक चिन्ह अंकित थे जो संभवतः मंत्र प्रदर्शन में सहायक होंगे। कमरा पहले से ही गतिविधियों से गुलजार था, लगभग पूरी तरह भरा हुआ। हालांकि जैसे ही ओरियन, एमिलिया और आर्या ने अंदर कदम रखा, शोर शांत हो गया। जैसे ही तीनों कक्षा में दाखिल हुए, सैकड़ों निगाहें उन पर टिक गईं। इस बार हॉल 300 से ज्यादा छात्रों से भरा हुआ था। जाहिर था, कुछ ऊबे हुए सीनियर्स ने आने का फैसला किया था। फिर भी, स्पष्ट रूप से, पहली पंक्ति खाली रही, इसकी 10 सीटें केवल अकादमी के शीर्ष छात्रों के लिए आरक्षित थीं। लगता है हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, आर्य ने चिढ़ाते हुए फुसफुसाते हुए कहा, और अंदर कदम रखते हुए ओरियन की बाह पर हाथ रखा। ओरियन ने धीरे से हंसते हुए देखा कि जैसे ही वे आरक्षित सीटों के पास पहुंचे, कमरे में उत्सुक निगाहें और बुदबुदाहटें फैल गईं। एमिलिया चुपचाप पीछे पीछे चली, उसकी मुद्रा हमेशा की तरह सतर्क और संतुलित थी, उसकी आंखें शांति से अपने आसपास के वातावरण का आकलन कर रही थीं। अपनी जगह पर बैठते ही ओरियन ने खुद को एक बार फिर निस के पास पाया। उसने उसकी तरफ देखा, उसकी गहरी आंखें कुछ देर के लिए उसकी आंखों से मिलीं, फिर उसने अपनी नजरें आगे की ओर घुमाईं, अपना सामान्य संयमित व्यवहार बनाए रखते हुए। कमरा धीरे धीरे शांत हो गया जब एक लंबा, प्रतिष्ठित व्यक्ति मुख्य द्वार से आत्मविश्वास से भरा हुआ अंदर आया। हरगन के विपरीत, यह नया प्रशिक्षक युवा था, शायद 30 के आसपास, छोटे, साफ बालों के नीचे तेज, बुद्धिमान आंखों वाला। उसने चांदी के धागों से कढ़ाई किए हुए साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण वस्त्र पहने थे जो मन से ओतप्रोत चमक के साथ झिलमिला रहे थे। सभी को सुप्रभात, उन्होंने गर्मजोशी से शुरुआत की, उनकी आवाज गूंजती और आकर्षक थी। जो लोग मुझे अभी तक नहीं जानते, उनके लिए मैं प्रशिक्षक एल्डेन हूं। मैं उन्नत रूनिक सिद्धांत और व्यावहारिक मंत्र विद्या में विशेषज्ञता रखता हूं। आज हम रूनिक भाषा के मूल सिद्धांतों पर गहराई से चर्चा करेंगे। एल्डन की नज़र छात्रों पर पड़ी और वह प्रशंसा से आगे की पंक्ति में टिके रहे। मैं देख रहा हूं कि हमारे शीर्ष विद्वान समय के पाबंद हैं, उत्कृष्ट। चलिए, एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मुझे कौन बता सकता है कि प्राथमिक रून क्या होते हैं? आर्या ने तुरंत अपना हाथ उठाया। ओरियन ने उसे मजे से देखा, उसका चेहरा उत्सुकता से चमक उठा। जी हाँ, मिस आर्या, एल्डेन ने उत्साहपूर्वक इशारा किया। आर्या ने स्पष्ट रूप से कहा, उसकी आवाज आत्मविश्वास और सटीकता से भरी थी। प्राथमिक रून्स रूनिक भाषा के मूलभूत क्लिफ हैं, जिनमें से प्रत्येक एक बुनियादी अवधारणा या कार्य को मूर्त रूप देता है, जैसे कि तत्व या क्रियाएं, जिनका उपयोग अधिक जटिल मंत्रों के लिए समग्र रून्स बनाने के लिए आधारशिला के रूप में किया जाता है। बिल्कुल, एल्डन ने प्रसन्न होकर कहा। और हमारी अकादमी में कितने प्राथमिक रून पढ़ाए जाते हैं? दूसरी पंक्ति के एक अन्य छात्र ने तुरंत उत्तर दिया, थंडर पीक रॉयल अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 108 प्राथमिक रून्स हैं, सर। बहुत बढ़िया, एल्डन मुस्कुराया, जो तेजी से मिले जवाबों से साफ तौर पर संतुष्ट था। फिर वह थोड़ा और गंभीर हो गया। लेकिन याद रखना, हम 108 लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन दुनिया भर में ऐसे कई और लोग भी हैं, जिनके बारे में सिर्फ वही बहादुर या मूर्ख जानते हैं जो छिपे हुए खंडहरों या खोए हुए अभिलेखों में जाने का साहस करते हैं। अज्ञात रूनों का उल्लेख सुनकर छात्रों में जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। ओरियन को उत्साह की एक चिंगारी महसूस हुई। ऐसे रूनों को खोजने के विचार से उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा, जिनके बारे में कोई और नहीं जानता था, ऐसे छिपे हुए खजाने जो एक मजेदार यात्रा बन सकते थे। उसके बगल में निस ने केवल मनोरंजन का एक हल्का सा संकेत दिखाया, वह स्वयं एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करना चाहती थी। प्रशिक्षक एल्डन पीठ के पीछे हाथ बांधे, सहजता से टहल रहे थे और अपने शिष्यों के साथ सहजता से पेश आ रहे थे। अब, रूनों को समझना सिर्फ याद करने की बात नहीं है। यह अनुनाद के बारे में है। हर जादूगर स्वाभाविक रूप से कुछ रूनों के साथ दूसरों की तुलना में ज्यादा गहराई से अनुनाद करता है। यह अनुनाद आपकी दक्षता और विशेषज्ञता को परिभाषित करता है। क्या कोई समझा सकता है कि अनुनाद से मेरा क्या मतलब है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन
एक शर्मीले से दिखने वाले लड़के ने झिझकते हुए अपना हाथ उठाया। ऐसा लगता है जब कोई रून सही लगता है मानो वह आपका ही हिस्सा हो, स्वाभाविक और आसानी से बुलाया जा सकने वाला। एल्डन ने उत्साह से सिर हिलाया। बिल्कुल। शाबाश नौजवान। तुम्हारा अनुनाद जितना मजबूत होगा तुम उतनी ही कुशलता से उस रून का इस्तेमाल कर पाओगे। इसलिए महारत के लिए न केवल बौद्धिक अध्ययन बल्कि व्यक्तिगत अन्वेषण और गहरी आत्मसमझ की भी आवश्यकता होती है। आर्य ने ओरायन की ओर देखा, धीरे से मुस्कुराई मानो उसे चुनौती दे रही हो, और फुसफुसाते हुए पूछा, क्या आप गहन आत्मान्वेषण के लिए तैयार हैं? ओरियन ने धीरे से हंसते हुए कहा, जैसे कि मैं इससे दूर भाग रहा हूं। प्रशिक्षक एल्डन ने ताली बजाई, जिससे उनका ध्यान फिर से लौट आया। आज हम चर्चा करेंगे कि अपने मूल अनुनाद को कैसे पहचानें और इन प्राथमिक रूनों से अपने संबंध को कैसे मजबूत करें। आइए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। रून इग्नाइट, जिसे अक्सर सिर्फ अग्नि समझ लिया जाता है, लेकिन यह कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। मुझे इग्नाइट का असली स्वरूप कौन बता सकता है? निस ने आश्चर्यजनक रूप से तुरंत अपना हाथ उठा दिया। ओरियन उत्सुकता से आगे की ओर झुका हुआ था और उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहा था। हाँ मिस निस, एल्डन ने संकेत दिया। नाइस की आवाज शांत और स्पष्ट थी, लगभग मधुर। इग्नाइट का मतलब सिर्फ आग पैदा करना नहीं है। यह परिवर्तन की शुरुआत या चिंगारी का प्रतीक है। यह शुरुआत और बदलाव का रून है, जो अवस्थाओं या ऊर्जा में बदलाव से जुड़े किसी भी मंत्र के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, एल्डेन ने सहमति जताते हुए कहा, उसकी आंखों में सच्चा सम्मान झलक रहा था। और इस तरह इग्नाइट पर महारत हासिल करना सिर्फ बुनियादी नियंत्रण से कहीं आगे जाता है। यह बदलाव के सार पर महारत हासिल करना है। ओरियन इस अवधारणा से मोहित हो गया। उसने अपने हाथ की ओर देखा और ज्वाला की चिंगारी की कल्पना की, किसी शक्तिशाली चीज की शुरुआत। अंदर ही अंदर लूमी ने उसकी रुचि को भांपते हुए धीरे से गुनगुनाया। लगता है कोई प्रेरित है। ओरियन मन ही मन मुस्कुराई। मैं ऐसा कैसे न करूं? यह कुछ महत्वपूर्ण सा लग रहा है। कुछ मौलिक। पब फ्यूचर विज्ञापन। पूरे व्याख्यान के दौरान एल्डेन ने विभिन्न रूनों के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करना जारी रखा तथा धैर्यपूर्वक छात्रों के प्रश्नों का उत्तर दिया, चाहे वे कितने भी बुनियादी या उन्नत क्यों न हों। ओरियन ने ध्यानपूर्वक सुना, एल्डेन द्वारा बताई गई बारीकियों और सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया तथा यह देखा कि किस प्रकार प्रत्येक छात्र की प्रतिक्रिया उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में सूक्ष्मता से प्रतिबिंबित हो रही थी। एमिलिया चुप रही और लगन से नोट्स लिखती रही, उसकी नजरें कभी कभी ओरियन की ओर उठ जातीं, मानो वह उसकी प्रतिक्रियाओं का अंदाजा लगा रही हो। आर्या, हमेशा की तरह उत्साहित और जिज्ञासु थी, उसने एल्डेन के साथ सक्रियता से काम लिया तथा स्पष्ट रूप से चुनौती का आनंद लिया। जैसे ही व्याख्यान समाप्त होने वाला था, प्रशिक्षक एल्डेन ने उन्हें एक अंतिम, उत्साहवर्धक संदेश दिया। याद रखें, आपके द्वारा सीखा गया प्रत्येक रून केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि आपके वास्तविक स्वरूप को प्रतिबिंबित करने वाला एक दर्पण है। रूनिक भाषा में महारत हासिल करने के साथ साथ स्वयं को भी गहराई से समझने का प्रयास करें। ओरियन सोच में डूबा हुआ पीछे झुक गया, उसका मन संभावनाओं से भरा हुआ था। अब उसका आगे का रास्ता ज्यादा साफ था, हालांकि वह पहले से कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा निजी लग रहा था। उसके बगल में खड़ी आर्या ने एक जानकार मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, तो कुछ दिलचस्प सीखा? ओरियन ने उसकी नजरों से नजरें मिलाईं, उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा। और ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़ी चीज की शुरुआत हो रही है। आर्या धीरे से हंसी, वाह, यह तो अच्छी बात है। तुम्हें पुस्तकालय से रून पुस्तक ले लेनी चाहिए और रून सीखने के लिए कुछ सामान खरीद लेना चाहिए। ओरियन ने सिर हिलाया। यह सच है। मुझे लगता है कि मैं अपनी चेतना के सागर में रूनों को सीखने की कोशिश नहीं कर सकता। आर्या लगभग हंसते हुए बोली, क्या? हाँ, यह तो आत्महत्या है। मुझे पता है। ओरियन के होंठ फड़क उठे जब उसे अपना पिछला अनुभव याद आया। तो ठीक है, मैं इसे सीखने के लिए कुछ सामान खरीदूंगा और लाइब्रेरी से किताब ले लूंगा। अच्छा,
आर्या ने सिर हिलाया। प्रशिक्षक एल्डेन शायद कल हमें एफिनिटी रून्स बनाना सिखाएंगे, इसलिए तुम्हें अभी उन्हें सीखने की पूरी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूर। मैं आज यह देखने की कोशिश करूंगा कि क्या मैं कुछ सीख सकता हूं। गुरुजी, खोज अभी बाकी है। कुछ दिन हो गए हैं, अगर आप देर से आए तो क्या मुझे अगली बार से पेनल्टी देनी शुरू कर देनी चाहिए? क्या यह तुम्हारा बदला लेने का तरीका है? है, ऐसी कोई बात नहीं है, गुरुजी। आखिरकार मैं आपकी प्यारी और प्यारी सहायक हूं। डॉट। सिर हिलाते हुए उसने चारों ओर देखा तो पूरी कक्षा धीरे धीरे फिर से गपशप में डूब गई और सभी लोग सीखी हुई बातों पर चर्चा कर रहे थे। प्रशिक्षक एल्डन ने हाथ हिलाकर और उत्साहवर्धक मुस्कान के साथ कक्षा से बाहर निकलते हुए उन्हें विदा किया। ओरियन धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर तक फैलाया। घंटों बैठने के बाद अपनी मांसपेशियों में आराम महसूस किया। उसने निस की ओर देखा, जो चुपचाप उठकर जा रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके पीछे साए की तरह लहरा रहे थे। उसने एक पल के लिए उसे पुकारने के बारे में सोचा, लेकिन वह छात्रों की बहती भीड़ में बहुत तेजी से गायब हो गई। आर्या उसके बगल में ऊर्जावान होकर खड़ी हो गई। धीरे धीरे गुनगुनाते हुए उसने अपना सामान समेटा। वह आज की कक्षा से स्पष्ट रूप से प्रसन्न थी। एमिलिया शांतिपूर्वक खड़ी हुई और अपना सामान समेटते हुए चुपचाप अपनी पीठ पर भाले को बांधने वाले पट्टे को ठीक करने लगी। व्याख्यान के बाद रून निर्माण शुरू करने के बारे में सोचकर ही ओरियन रोमांचित हो उठा। प्रशिक्षक एल्डन के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसके दिल में गहराई से उतर गया था, एक ऐसा एहसास जो रोमांचकारी भी था और सुकून देने वाला भी, मानो किसी पहेली का खोया हुआ टुकड़ा मिल गया हो, जिसका उसे एहसास ही नहीं था कि वह उसे जोड़ रहा था। लगता है आज का पाठ तुम्हें बहुत पसंद आया, आर्या ने उसे अपनी कोहनी से हल्के से धक्का देते हुए चिढ़ाते हुए कहा। ओरियन ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। प्रशिक्षक एल्डेन के पास शब्दों का अनोखा तरीका है। चीजों को समझना आसान बना देते हैं, रून्स को जीवंत बना देते हैं। एमिलिया ने सहमति में सिर हिलाया। उसने भी रूनों के बारे में इतनी गहराई से नहीं सीखा था। आर्या हल्के से हंसी, उसकी आवाज धीमी और मधुर थी। बिल्कुल। वाइस डीन हर्गन अच्छे हैं, लेकिन प्रशिक्षक एल्डन के स्पष्टीकरण ज्यादा याद रहते हैं। हालांकि उसने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, भाई ओरियन, इतने अच्छे शिक्षक के साथ आपको ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आप अपनी परीक्षा में फेल हो जाए। ओरियन ने आंखें घुमाईं और मुझे लगा कि तुम्हें मेरी प्रतिभा पर विश्वास है। आर्या ने अपनी ठुड्डी पर नाजुक उंगली रखी, गहराई से सोचने का नाटक करते हुए। तुम्हारी प्रतिभा तो निर्विवाद है, पर मुझे तुम्हारे आलस्य का पता नहीं। ओरियन ने नाटकीय ढंग से अपने दिल पर हाथ रखा, नाराजगी का नाटक करते हुए। मुझे चोट लगी है। सचमुच ज़ख्मी। एमिलिया के होंठ हल्के से फड़क उठे और वह एक दुर्लभ मुस्कान बना रही थी जब वह इस चंचल आदान प्रदान को देख रही थी। हॉल में एक हल्की सी घंटी गूंजी, जो कक्षा में उनके समय के अंत का संकेत थी। ओरियन खड़ा हुआ, अपनी चीजें अपने स्टोरेज रिंग में रखीं और हॉल से बाहर निकल रहे छात्रों की धीमी गति से बहती नदी में शामिल हो गया। जैसे ही वे धूप से जगमगाते आंगन में पहुंचे, आर्या रुक गई और क्षमा याचना करते हुए ओरियन की ओर मुड़ी। मुझे आज घर वापस जाना है। माँ ने किसी जरूरी काम के लिए मेरी उपस्थिति का अनुरोध किया था, या कम से कम उन्होंने उसे जरूरी बताया था। उसका स्वर हल्के से चिढ़ाने वाला हो गया। तुम्हें तो पता ही है कि राजसी ठाठ-बाट क्या होते हैं। चाय पीना भी राजनीतिक संकट बन सकता है। ओरियन ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, बहुत थका देने वाला लग रहा है। एमिलिया ने उन दोनों के बीच एक क्षण के लिए नजर दौड़ाई। वह आर्या के साथ जाने के लिए तैयार थी ताकि वह घर पर प्रशिक्षण ले सके। आर्या ने खुशी से हाथ हिलाया और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए मुड़ गई। कल मिलते हैं, भाई ओरियन। ढिलाई मत बरतना। मैं इस पर विचार करूंगा, ओरियन ने चंचलता से उत्तर दिया, एक क्षण के लिए उनकी पीछे हटती पीठों को देखते हुए। फिर वह विशाल अकादमी परिसर के पार दिखाई देने वाली ऊंची लाइब्रेरी की इमारत की ओर मुड़ गया। ओरियन अकेले चलते हुए कक्षा में सीखी गई बातों को याद कर रहा था। छात्र तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जोश से बातें कर रहे थे,
कुछ किताबें पकड़े हुए तो कुछ अपने हथियार लहरा रहे थे। अकेलापन महसूस हो रहा है, गुरुजी। क्या मैं आपके लिए कोई गाना गाऊं? मैं वादा करता हूं कि मेरी आवाज लाजवाब है। लूमी ने चिढ़ाते हुए कहा, उसकी आवाज उसके मन में चंचल थी। ओरियन ने धीरे से हंसते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। पौराणिक, तुम कहते हो? मैं अपने कान के पर्दों को सुरक्षित रखना चाहूंगा, शुक्रिया। मऊ, असभ्य। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा गायन देवताओं और राक्षसों को भी मोहित कर लेगा। शायद उन्हें सुलाने के लिए फुसलाओ। आज आप बहुत ज्यादा क्रूर हैं, गुरुजी। क्या प्रशिक्षक एल्डन के व्याख्यान ने आपको अपने प्यारे सिस्टम असिस्टेंट को धमकाने के लिए उकसाया है? टीटी, मुझे याद नहीं आता कि तुम कभी प्यारे थे। अरे, बस इसी के लिए मैं तुम्हारी अगली खोज की कठिनाई दोगुनी कर दूंगा। तुम्हें इस अवज्ञा का पछतावा होगा। ओरियन ने धीरे से हंसते हुए लूमी की नाटकीय धमकियों को नजरअंदाज कर दिया जब वह पुस्तकालय की ओर जाने वाली बड़ी सीढ़ियों तक पहुंचा। वह इमारत उसके सामने खड़ी थी, जो प्राचीन तो लग रही थी, फिर भी पूरी तरह से सुव्यवस्थित थी। उसके सफेद संगमरमर के खंभे मृदु चमकती हुई माना लताओं से लिपटे हुए थे। अंदर मृदु परिवेशी माना प्रकाश करीने से रखी अलमारियों की अंतहीन पंक्तियों को रोशन कर रहा था। सामने की मेज के पास पहुंचकर ओरियन ने विनम्रता से अपना गला साफ किया, जिससे लाइब्रेरियन का ध्यान उसकी ओर गया। बुजुर्ग महिला ने ऋण लिखित बही खाते से ऊपर देखा। उसकी धूसर आंखें तेज और बुद्धिमान थीं। हाँ, छात्र, आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैं रूनिक भाषा की किताब ढूंढ रहा हूं, ओरियन ने शांति से बताया। प्रशिक्षक एल्डेन ने मुझे यहां से एक किताब लेने की सलाह दी है। लाइब्रेरियन ने जानबूझकर सिर हिलाया और जल्दी से बही खाता पलटने लगी। हर नए छात्र को अकादमी द्वारा जारी एक रूनिक भाषा गाइड मुफ्त में दी जाती है। उसने चमड़े में बंधी चांदी के रूनों से उकेरी गई एक पतली किताब निकाली और उसे सावधानी से ओरियन को थमा दिया। लो, ले लो। धन्यवाद, ओरियन ने विनम्रता से कहा। उसकी उंगलियां चिकने चमड़े के कवर पर फिर रही थीं और वह पुस्तक के भीतर छिपी हुई मन की हल्की सी ध्वनि को महसूस कर रहा था। उसका विनम्र रवैया देखकर बुढ़िया ने सिर हिलाया और कहा, इसमें वे सभी 108 प्राथमिक ऋण हैं जो इस राज्य में पाए जा सकते हैं। अधिकांश लोगों को इन सभी में महारत हासिल करने में वर्षों से लेकर दशकों तक का समय लग जाता है। इसलिए यदि आप इन्हें जल्दी नहीं सीख पाते हैं तो निराश न हो। मैं आपके दयालु शब्दों को याद रखूंगा, उन्होंने पुस्तकालय से बाहर निकलने से पहले विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। यह तो बहुत तेज था। मुझे लगा कि तुम वहां ज्यादा समय बर्बाद करोगे। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन लाइब्रेरियन ने मुझे सीधे ही किताब दे दी। उन्होंने रूनिक पुस्तक को अपने हाथ में पकड़े हुए कहा। किताब को अपनी अलमारी में रखकर वह कैफेटेरिया की ओर चल पड़ा। व्यस्त माहौल ने उसे गर्मजोशी से घेर लिया। ताजे पके खाने की लजीज खुशबू मनमोहक रूप से फैल रही थी। ओरियन तेजी से उस छोटे, आरामदायक स्टॉल की ओर बढ़ा, जिसका प्रबंधन वह परिचित एल्वेन महिला कर रही थी। उसे पहचानते ही उसकी मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई। क्या तुम दलिया खाने के लिए वापस आ गए हो? उसने जानबूझकर पूछा। यह लत लगाने वाला है, ओरियन ने शांत मुस्कान के साथ कहा। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरे लिए एक और पैक कर दो। वह धीरे से हंसी और उसके लिए एक और बड़ा कटोरा भर दिया। अच्छा खाना खाओ, बच्चे। उसे पैसे देने के बाद ओरियन अपना भोजन बाहर ले गया तो देखा कि लुकान गाड़ी के पास आराम से प्रतीक्षा कर रहा था तथा हमेशा की तरह अपने हाथ में एक कंकड़ उछाल रहा था। अंकल ल्यूकन, ओरियन चलते हुए बोला, क्या आपके पास समय बिताने के लिए केवल एक ही पत्थर है? लुकान ने हवा में ही कंकड़ पकड़ लिया और ओरियन की ओर मुड़ा। हाँ, युवा गुरु, मेरे जैसे बेचारे को तो सबसे साधारण चीजों में ही मनोरंजन ढूंढना पड़ता है। ओरियन हल्के से हंसा। खैर, मुझे रून्स का अभ्यास करने के लिए सामग्री चाहिए, कागज, स्याही और जो भी जरूरी हो। ल्यूकन ने जानबूझकर हंसते हुए एक छोटा सा जादुई संदेशवाहक क्रिस्टल निकाला। तुरंत, युवा गुरु। मैं हवेली के किसी पहरेदार को इसे संभालने के लिए कहूंगा। उसकी उंगलियों ने क्रिस्टल को तेजी से सक्रिय कर दिया और ओरियन के निर्देश तेजी से पहुंचा दिए।
ओरियन ने उसे काम पर जाते हुए देखकर सिर हिलाया और फिर गाड़ी में चढ़ गया। आलीशान सीट पर आराम से बैठते हुए उसने रास्ते में खाने के लिए कुछ मूनबेरीज निकाली। आपको सच में एक ही चीज बार बार खाने में मजा आता है ना? थोड़ा बोरिंग है ना? यह संवेदनशील प्रणाली कहती है जो बिल्कुल भी नहीं खा सकती। अरे, खाद्य ईर्ष्या मेरे नीचे है। यह तो इनकार जैसा लगता है। आप निराशाजनक हैं, गुरुजी। बिल्कुल निराशाजनक। ओरियन संतुष्ट होकर धीरे से हंसा। गाड़ी चलने लगी और वह धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे वह आसपास की इमारतों को गुजरते हुए देख रहा हो। मैं उस अनुनाद के बारे में उत्सुक हूं जिसका जिक्र प्रशिक्षक एल्डन ने किया था, ओरियन ने धीरे से सोचा। शायद उन रूनों का अभ्यास करते हुए मुझे कुछ दिलचस्प मिल जाए। ओह! हाँ, आपको अपनी प्रतिध्वनि के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसने भौहें उठाईं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आप भूल गए कि आपके पास कौन से मन चैनल हैं? यह कहते हुए लूमी ने उसके सामने अपनी स्टेटस स्क्रीन खोल दी। मन चैनल, 9 आदिम मन चैनल, सार्वभौमिक रूप से अनुकूलनीय नलिकाएं जो सभी ज्ञात ऊर्जा रूपों को प्रसारित करने में सक्षम हैं। आदिम मन चैनल, मुझे यह पता है। तो आपका क्या मतलब है? मास्टर जी तो और भी ज्यादा बेवकूफ हो गए। जरा सोचिए। अगर आपके पास मन चैनल हैं जो सारी ऊर्जा को प्रवाहित कर सकते हैं और सार्वभौमिक रूप से अनुकूलनीय हैं, तो वे किन रूनों के साथ प्रतिध्वनित होंगे? ओरियन ने अपने मन चैनलों के विवरण को फिर से देखा, उसकी अभिव्यक्ति विचारमग्न हो गई। तो वे किसी भी रून के साथ प्रतिध्वनित नहीं होंगे, फिर भी वे सभी रूनों के साथ प्रतिध्वनित होंगे? सही। ओरियन का चेहरा थोड़ा उत्तेजित हो गया। तो क्या मैं सारे रून्स बना पाऊंगा? और क्या उनकी शक्ति उसी स्तर के दूसरे रून्स से ज्यादा होगी? लूमी की आवाज चंचल हो गई। बेशक आप सभी रून्स बना पाएंगे। हालांकि आपकी शक्ति केवल आपके मन चैनलों के आधार पर समान स्तर के अन्य लोगों से ज्यादा जरूरी नहीं होगी। उनकी विशेषता सार्वभौमिक अनुकूलनशीलता है, प्रवर्धन नहीं। मैं समझ गया। खैर, यह भी अच्छी बात है। अब मैं रूनिक भाषा और भी तेजी से सीख सकूंगा। ओरियन ने सिर हिलाया और वापस जाते हुए आराम करने के लिए शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। ओह! अब आप प्रेरित हैं? मैंने सोचा कि मुझे आपको फिर से एक खोज जारी करनी होगी। इसकी जरूरत नहीं है। आप अभी दूसरा क्वेस्ट भी जारी नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें कम जिद्दी होना सीखना होगा। मैं इसे सतर्कता कहता हूं। हाँ, गुरुजी। क्या आप उस समय की तरह सतर्क थे जब आपने लापरवाही से डार्कनेस एफिनिटी रून बनाने की कोशिश की थी और लगभग खुद को भून डाला था, जबकि मैंने आपको चेतावनी दी थी? अरे, अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है। अनुभव ने आपको सिर्फ सिखाया ही नहीं, इसने आपको लगभग मार ही डाला। फिर भी मैं यहां हूं। जीवित और समझदार। जिंदा, जरूर। ज्यादा समझदार? बहस का विषय है। ओरियन ने उसकी लगातार छेड़खानी पर आंखें घुमाईं और अपनी सीट पर और गहराई से बैठ गया। इस चंचल मजाक के बावजूद उसे एक सच्ची गर्मजोशी का एहसास हुआ। उसके मन में लूमी की जीवंत उपस्थिति अजीब तरह से आरामदायक थी, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह उसकी निरंतर बातचीत का कितना आदी हो गया था। जैसे ही गाड़ी चुपचाप घर की ओर बढ़ी, ओरियन ने खिड़की से बाहर विचारमग्न होकर देखा। उसके विचार आगे के रास्ते की ओर बढ़ रहे थे, रून्स, समानताएं और वे सभी रहस्य जिन्हें वह जल्द ही उजागर करने वाला था। फिर भी इन सब से पहले उनका दैनिक अभ्यास उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। अंकल ल्यूकन, क्या अंकल एडगर अब तक घर वापस आ गए होंगे? वह मुड़ा और छोटी खिड़की की ओर देखने लगा। लुकान मुड़ा और अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, उफ, यंग मास्टर, क्या आप मुझे अंकल कहना बंद कर सकते हैं? मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि इस तरह का व्यवहार कर सकूं। ओरियन हंसते हुए मुस्कुराया, तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूं? उसने शर्म से अपना सिर पीछे रगड़ा। सच में, सब ठीक है। नौकर, छोटा, लूकन, जो भी आपकी मर्जी, युवा मालिक।
लेकिन चाचा तो बहुत ज्यादा हैं। ओरियन की मुस्कान शरारती हो गई। ठीक है दादाजी लूकन, मैं आपकी मर्जी के मुताबिक काम करूंगा। लूकन की मुस्कान बदसूरत हो गई। आप मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं युवा स्वामी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ओरियन जोर से हंसा। ठीक है, मैं मजाक नहीं करूंगा। फिर मैं तुम्हें भाई लूकान कहूंगा। लूकन की मुस्कान चमक उठी और आत्मसंतुष्ट हो गई। हा, ये मेरे यंग मास्टर हैं, बड़े दिलवाले और उदार। अब मुझे अंकल एडगर के बारे में बताओ, ओरियन ने सिर हिलाकर पूछा। हाँ सर एडगर, उसने सिर हिलाया। उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था। उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी, लेकिन वे समय समय पर आते जाते रहते हैं। ओरियन ने सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखने लगा। जल्द ही गाड़ी एस्टेट पहुंच गई। लुकान ने उसे हवेली की मुख्य इमारत के बाहर रोक दिया, तभी ओरायन नीचे उतर आया। वहां एडगर दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। ओरियन को देखकर उसने हल्के से झुककर प्रणाम किया। शुभ दोपहर युवा गुरु। आशा है आपका दिन अच्छा रहा होगा। ओरियन ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? क्या तुम्हारा काम हो गया या और समय चाहिए? एडगर सीधा खड़ा हो गया और अपना सिर खुजाया। हाँ, मेरा काम हो गया। यंग मास्टर की ट्रेनिंग का समय आने से पहले मैं काम कैसे पूरा नहीं कर सकता? लुकान गाड़ी के आगे से कूद पड़ा। युवा गुरु, जब तक आप अभ्यास करते हैं, मैं आपकी मांगी हुई चीजें आपके कमरे में पहुंचा दूंगा। ओरियन ने स्वीकृति में गुनगुनाया। यही तो अच्छा है। चलो अंकल एडगर, आज तीव्रता बढ़ा देते हैं। ओह, ऐसा लगता है कि आपका शरीर इस प्रशिक्षण व्यवस्था के साथ काफी अच्छी तरह से अनुकूलित हो रहा है, एडगर ने ओरियन की प्रगति से प्रसन्न होकर कहा। ओरियन ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाया और मुस्कुराया। क्या कहूं? मैं तो एक तरह से जीनियस हूं। एडगर जोर से हंसा। तुम वही हो, हंसते हुए उसने हवेली के दरवाजे खोल दिए। चलो, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ओरियन के होंठ मुड़ गए जब वह उसके पीछे अंदर गया। चलते चलते एडगर ने धीरे से पूछा, अकादमी कैसी रही? तुम आज जल्दी लौट आए। हमेशा की तरह दीवारों पर लगी पेंटिंग्स पर नजर डालते हुए ओरियन ने जवाब दिया, मैंने केवल एक ही व्याख्यान में भाग लिया। मैंने तय किया कि रूनिक भाषा सीखने से पहले बाकी व्याख्यानों में भाग लेना उचित नहीं है। एडगर ने सोच सोचकर सिर हिलाया। तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपना समय कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या मैं इसका उपयोग बहुत कुशलता से नहीं कर रहा हूं? उन्होंने हंसते हुए कहा, जब वे प्रशिक्षण कक्ष के दरवाजे तक पहुंचने से पहले कुछ मोड़ पर मुड़े। एडगर ने हंसते हुए दरवाजा खोला। देखते हैं आज तुम कितना कुछ सीख पाते हो। ओरियन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और लकड़ी की तलवार उठाने चला गया। देखो, मुझे अपनी मुद्रा और चाल की तकनीक पर ध्यान देना होगा। असली तलवार मिलने पर मैं अपने वार का अभ्यास करूंगा। एडगर मुड़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। हाँ, यह अच्छा विचार है। वरना, अगर तुम इतनी हल्की तलवार चलाने के आदी हो, तो नई तलवार का वजन तुम्हारे चाल में खलल डाल देगा। सिर हिलाते हुए ओरियन ने एक गहरी सांस ली और तलवार को अपने सामने रखा, धीरे धीरे अपने बाएं पैर को पीछे धकेला और थोड़ा आगे की ओर झुका। एडगर, ओरायन को प्रशिक्षण लेते देख गर्व के साथ साथ कुछ पुरानी यादों में खो गया, लेकिन उसने ओरायन को एक दिन पहले किया गया प्रशिक्षण दोहराने के लिए कहने से पहले इस विचार पर अधिक ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने उसके साथ अभ्यास किया और सुधार के क्षेत्रों की ओर इशारा किया। वह भी ओरियन की तेजी से अनुकूलन और सीखने की क्षमता देखकर हैरान थे। एक सच्चा राक्षस। उसने मन ही मन बुदबुदाया और ओरायन के हाथ पर वार करके उसकी तलवार गिरा दी। बहुत बढ़िया। आप सचमुच अच्छा कर रहे हैं, युवा गुरु, एडगर ने तलवार उठाकर ओरायन को वापस देते हुए कहा। हम अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, अंकल, ओरियन ने उत्साह में मुस्कुराते हुए फिर से अपनी तलवार लहराई। एडगर ने दयालुता से मुस्कुराकर उसे एक बार फिर प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया।
ओरियन ने हांफते हुए अपनी तलवार जमीन पर रख दी। हाँ हाँ, यह काफी जोरदार था, उसने एडगर की ओर देखते हुए कहा, जिसे पसीना भी नहीं आया था और वह कंधे पर तलवार रखे बेफिक्री से आगे खड़ा था। आज आपने अच्छा प्रशिक्षण लिया, युवा मास्टर, उन्होंने प्रशंसापूर्वक कहा। ओरियन थका हुआ सा मुस्कुराया और तलवार वापस रख दी। हाँ, यह एक अच्छा सत्र था। मुझे अब नहाने जाना चाहिए। एडगर मुस्कुराया और तलवार को वापस अपनी कमर पर रख लिया। मैदान से बाहर निकलते हुए ओरियन ने अपनी बाहें फैला दीं। हम्मा, मुझे लगता है कि कुछ ही महीनों में मैं खुद को तलवारबाज कहला सकूंगा। है, दूसरों को तो ये उपाधि पाने में बरसों लग जाएंगे। पता है, ये सारे नेक बच्चे 5 से 8 साल की उम्र से ही सीख रहे हैं। ओरियन ने सिर हिलाया। अगर वे किसी सच्चे ड्रैगन की ताकत की बराबरी कर सकें, तो यह आश्चर्यजनक होगा। और मैं न सिर्फ एक सच्चा ड्रैगन हूं, बल्कि इंसानों की क्षमता का शिखर भी हूं। फिर भी हम अभी भी नहीं जानते कि वास्तव में कौन बेहतर है, आपका सच्चा ड्रैगन सम्राट वंश या आपका मानव सम्राट वंश। उसने सोच में पड़कर अपनी ठुड्डी रगड़ी। ट्रू ड्रैगन लाइनेज बेहतर होना चाहिए था, है ना? आखिरकार इसने मुझे टियर 7 एफिनिटी दे दी। लेकिन मानव सम्राट वंश ने आपको सभी तत्वों से जुड़ाव भी दिया है। और हो सकता है कि और भी चीजें हों जिनका हमने अभी तक पता नहीं लगाया है। खैर, यह तो भविष्य का विचार है। फिलहाल, मुझे कुछ और चीजें सीखनी हैं। सिर हिलाते हुए, वह जल्द ही अपने कमरे के जाने पहचाने गलियारे में पहुंच गया। उसके दरवाजे के सामने उसकी 2 प्यारी नौकरानियां खड़ी थीं और धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करते हुए बातें कर रही थीं। पश्चात सुनकर उनकी आंखें चमक उठीं और वे दाईं ओर मुड़े तो देखा कि ओरायन कल की तरह पसीने से लथपथ उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने तुरंत झुककर अभिवादन किया, शुभ संध्या, युवा मास्टर। शुभ संध्या, देवियों, ओरियन ने हंसते हुए उनका अभिवादन किया। रीना ने सीधे खड़े होकर उत्सुकता से उसकी ओर देखा, आज आप जल्दी आ गए, मास्टर। हालांकि कल से कम पसीने में नहीं है। ओरियन ने उसकी बात पर सिर हिलाया। यह कड़ी मेहनत का मेडल है। और मैंने सिर्फ एक ही क्लास अटेंड की थी, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। फियोरा ने शर्माते हुए उसकी तरफ देखा और अंदर जाने का इशारा किया। स्नानघर तैयार है, युवा स्वामी। कमरे में घुसते हुए उसने शरीर को तानते हुए कहा, चलो जल्दी से नहाने चलते हैं। आज मुझे ज्यादा काम करना है। ओह, क्या आपको आखिरकार होमवर्क मिल गया, यंग मास्टर? रीना ने पहले से तैयार कपड़े उठाते हुए मजाकिया लहजे में पूछा। ओरियन के होंठ खुशी से मुड़ गए। हाँ, जाहिर है मुझे अकादमी में भी होमवर्क मिलेगा। हंसते हंसते बातें करते हुए वह उन दोनों के साथ बाथरूम में घुस गया। हम्मा, यह बहुत अच्छा स्नान था, ओरियन ने स्नानघर से बाहर निकलते हुए राहत की सांस छोड़ते हुए कहा। रीना और फियोरा उसके पीछे पीछे चली गईं और उसकी सहज अभिव्यक्ति को कोमल मुस्कान के साथ देखती रहीं। अभी भी डिनर के लिए समय है, मास्टर, फियोरा ने धीरे से उसे बताया। ओरियन ने सिर हिलाया, तो मैं जाकर सेराफ से मिलूंगा। मेरे पास अभी भी उसका खाना है। यह कहते हुए वह सेराफ के बारे में सोचते हुए कमरे से बाहर चला गया। कल उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह काफी परेशान थी। रीना और फियोरा ने एक दूसरे को देखा और फिर दूसरे काम पर चले गए, जबकि ओरियन आया और अपने बगल वाले कमरे में दस्तक दी। दस्तक दस्तक। सेराफ, यह मैं हूं, उसने कहा और गेट खोलने से पहले कुछ सेकंड तक इंतजार किया। अंदर झांककर उसने देखा कि वह खिड़की पर बैठी है और उससे थोड़ी दूर मेज पर दलिया का एक खाली कटोरा रखा हुआ है। ओह! कम से कम उसने खाने के बाद कटोरा दूसरी मेज पर तो रख दिया। उसके सामने जाने से पहले उसने मन ही मन सिर हिलाया। बगल से एक कुर्सी खींचकर वह उसके सामने बैठ गया। अब कैसी हो? दलिया पसंद आया? हमेशा की तरह उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस पलटकर उसे घूरने लगी। हालांकि इस बार उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा जान थी। ओरियन ने मुस्कुराते हुए दिखाई देने वाले सुधार को देखा और उसके साथ बातचीत जारी रखी, आज की घटनाओं को साझा करने के साथ साथ उसे अपने प्रशिक्षण के बारे में भी बताया।
कुछ देर तक उसके साथ बात करने के बाद उसने अपनी सूची से दलिया का एक कटोरा और मूनबेरी की एक प्लेट निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया। ठीक है, अब बहुत हो गया। दलिया ठंडा होने से पहले खा लो, यह कहकर वह खड़ा हो गया। मेज पर रखे भोजन को देखकर सिराफ ने अपना सिर हिलाया। ओरियन की आंखें सुखद आश्चर्य से चमक उठीं। बिना कुछ कहे वह चला गया। वाह वाह, मुझे उससे और भी ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इसी रफ्तार से शायद मैं कुछ ही देर में उसे पिघला सकूं। है, मास्टर का आकर्षण छत के पार है। ओरियन मुस्कुराया और बोला, ये तो तय है। खैर, अब मुझे डिनर के लिए जाना चाहिए। फिर मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। भाई लूकन को अब तक सामान मेरे कमरे में पहुंचा देना चाहिए था। मन ही मन बुदबुदाता हुआ वह मंद रोशनी वाले गलियारे से गुजरा। लूमी उससे बातें करती रही और वह जल्द ही डाइनिंग हॉल के सामने पहुंच गया। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि आज भी खाने की मेज पर सिर्फ एल्ड्रिक ही बैठा था। नौकरानियां पहले ही प्लेटें सजाकर पीछे खड़ी थीं और उन दोनों के खाने का इंतजार कर रही थीं। शुभ संध्या, लड़के, एल्ड्रिक ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। शुभ संध्या, दादाजी। क्या दादी अभी तक वापस नहीं आईं? उसने आगे आकर अपनी सामान्य सीट पर बैठते हुए पूछा। एल्ड्रिक ने कंधे उचकाए और खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा उठाया। अभी तक वापस नहीं आई, शायद कुछ दिन और लगेंगे। उसे सामान भी इकट्ठा करना है। ओरियन ने सिर हिलाया और खाने के लिए खाना उठा लिया। वे खाना खाते रहे और संभावित हथियार के बारे में बातें करते रहे। पेट भर जाने के बाद ओरियन खड़ा हो गया। दादाजी, अब मैं प्राइमरी रूल्स पढ़ूंगा। मुझे लाइब्रेरी से किताब मिल गई है। एल्ड्रिक ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए अपनी प्लेट पीछे धकेली। सावधान रहना और पन्नों में बहुत ज्यादा मैना मत डालना। अगर तुमने अपना एफिनिटी रून नहीं बनाया है, तब भी तुम अपने मैना को कुछ हद तक नियंत्रित कर पाओगे। ओरियन ने सिर हिलाया। मैं इसे ध्यान में रखूंगा, यह कहकर वह मुड़ा और डाइनिंग हॉल से बाहर चला गया। बाहर उसने देखा कि रीना और फियोरा धैर्यपूर्वक उसका इंतजार कर रही थी। बाहर निकलते हुए उसने अपना शरीर तान दिया। हम्मा, तुम दोनों जाकर अपना अपना काम करो। मैं आगे बहुत व्यस्त हो जाऊंगा, उसने धीरे से कहा। रीना और फियोरा ने झुककर प्रणाम किया। तब हम लाइब्रेरी में होंगे। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें फोन कर दीजिएगा, गुरुजी, रीना ने कहा। हम कुछ किताबें पढ़ेंगे, फियोरा ने शर्माते हुए कहा और फिर मुड़कर भाग गई। रीना खिलखिलाकर हंसी और उसके पीछे चली गई। ओरियन अकेला खड़ा था और मुस्कुराकर अपना सिर हिला रहा था। क्या वे काफी ऊर्जावान नहीं हैं, गुरुजी? बेशक, वे मेरी प्यारी नौकरानियां हैं। मन ही मन हंसते हुए वह अपने कमरे की ओर चल पड़ा। अंदर पहुंचते ही ओरियन ने अपने पीछे भारी दरवाजा बंद कर दिया और उसे एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। खाली कमरे में आवाज कुछ देर के लिए गूंजी। मन लैंप ने कमरे के अंदर एक हल्की सी रोशनी बिखेर दी। उसकी नजर तुरंत ही बड़ी खिड़की के ठीक नीचे दीवार के सहारे खड़ी मेज पर गई। मेज पर कई सामग्रियों के ढेर करीने से रखे हुए थे। मनयुक्त चर्म पत्र की शुद्ध सफेद चादरें, ऋणचालक स्याही की 2 बोतलें जो प्रकाश में सूक्ष्म रूप से चमक रही थीं, मुलायम पशु के बालों से बने अलग अलग मोटाई के नाजुक ब्रश और चर्म पत्र को मजबूती से पकड़ने के लिए एक छोटा लेकिन मजबूत स्टैंड। आपूर्ति के ऊपर एक हस्तलिखित नोट रखा था जिस पर साफ सुथरी लिखावट थी। हाँ, युवा गुरु, मुझे आपकी मांगी हुई सभी चीजें मिल गई हैं। इसमें ऋण संगत चर्म पत्र शीट, सुचालक स्याही की 2 बोतलें और ब्रश शामिल हैं। शुभकामनाएं, और खुद पर ज्यादा जोर मत डालना, लिल ल्यूकन। ओरियन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। भाई लुकान को तो पत्र लिखना ही आता है मास्टर, यहां तक कि लूकन भी आपके जिद्दी व्यक्तित्व को समझने लगा है। तुम्हें पता है, लूमी, तुम यहां बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हो रही हो। लेकिन मैं सुंदर और सहायक हूं, है ना? ओरियन ने थोड़ा सा स्वीकार करते हुए मुस्कुराकर कहा, सहयोगी, जरूर। प्यारा। खैर, चलो इस बारे में अभी फैसला नहीं करते। माओ, मालिक के मानक बहुत ऊंचे हैं।
तुम किसी युवती का दिल ऐसे तोड़ दोगे? वह आंखें घुमाते हुए, धीरे से हंसते हुए, एकत्रित सामग्री का निरीक्षण करने के लिए पास गया। चर्मपत्र पर अपनी उंगली को हल्के से फिराते हुए ओरियन ने अपने ही मन के खिलाफ धीरे से गूंजती हुई मैना की हल्की सी ध्वनि महसूस की। स्पष्ट रूप से ल्यूकन ने गार्डों से उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री खरीदने के लिए कहा था। मनसंवाहक स्याही अपनी क्रिस्टल सी साफ कांच की बोतलों में धीरे से चमक रही थी, जिससे इसकी सामग्री की जटिलता का अंदाजा हो रहा था। ओरियन ने एक बोतल खोली और उसे पास लाकर उत्सुकता से सूंघने लगा। स्याही में जड़ी बूटियों और खनिजों की हल्की सी महक थी, एक सुखद, ताज़ा खुशबू। उसने सराहनापूर्वक सिर हिलाया, बोतल को पुनः बंद किया और उसे सावधानीपूर्वक वापस रख दिया। कुर्सी खींचकर ओरियन आराम से बैठ गया। एक बार फिर अपनी बाहें फैलाते हुए उसने अपनी छाती में उत्साह की एक छोटी सी लहर महसूस की। ठीक है, उसने मन ही मन कहा। अब समय है अकादमी की आधिकारिक गाइडबुक में क्या लिखा है, यह देखने का। उसने अपनी सूची में हाथ डाला और तेजी से चमड़े से बंधी रूनिक भाषा की किताब निकाली। उसे निकालकर ओरियन ने सावधानी से उसे अपने सामने मेज पर रख दिया। कमरे की परिवेशीय रोशनी में पुस्तक धीरे धीरे चमक रही थी। इसके गहरे चमड़े पर जटिल चांदी के रून पैटर्न उभरे हुए थे, जो अलग अलग कोणों से देखने पर सूक्ष्म रूप से बदलते प्रतीत होते थे। उसने धीरे से कवर खोला। उसके स्पर्श से पन्ने हल्के से सरसरा रहे थे, ताजे कागज की हल्की खुशबू और मन की झलक। पहले पन्ने पर स्पष्ट और सुंदर ढंग से प्रवाहपूर्ण लिपि में ये शब्द लिखे थे। रूनिक कोडेक्स, रूनिक भाषा और अनुप्रयोग के मूल सिद्धांत। पन्ने पलटते हुए ओरियन ने देखा कि विषय सूची बहुत ही व्यवस्थित थी, जिसमें विभिन्न खंडों का विवरण दिया गया था। रून्स और मन नियंत्रण का परिचय, अनुनाद और आत्मीयता को समझना, -108 प्राथमिक रूनों के लिए व्यापक मार्गदर्शिका, रून संयोजन और बुनियादी मंत्र विद्या, उन्नत अवधारणाएं और रून सिद्धांत, सामान्य रून निर्माण त्रुटियों का निवारण। गहराई और व्यवस्था से प्रभावित होकर ओरियन ने सहमति में सिर हिलाया। बुरा नहीं है ना, लूमी? सचमुच लगता है अकादमी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप तो खुशकिस्मत हैं, गुरुजी। ज्यादातर आम लोग इतनी विस्तृत किताब पाने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च कर देते हैं। खैर, थंडर पीक अकादमी में छात्र होने के ये फायदे हैं, ओरियन ने सोचा और परिचय को पलटकर पढ़ना शुरू कर दिया। पाठ स्पष्ट रूप से शुरू हुआ। रून उन आधारभूत स्तंभों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर सभी जादुई रचनाएं और तात्विक हेरफेर आधारित हैं। प्रत्येक रून एक मौलिक अवधारणा या तत्व का प्रतीक है, जो अपने भीतर प्रतीकात्मक और शाब्दिक दोनों शक्तियां रखता है। किसी रून की प्रभावशीलता, कलाकार की सहज आत्मीयता, मानसिक स्पष्टता और निर्माण में सटीकता पर बहुत हद तक निर्भर करती है। ओरियन सोच में पड़ गया। मानसिक स्पष्टता और सटीकता, है ना? सुनने में तो बिल्कुल सीधा सा लगता है। लेकिन याद रखना, गुरु, जानना और करना अलग अलग बातें हैं। कई जादूगर उच्च स्तरीय रूनों के लिए यहां बताई गई स्पष्टता हासिल करने की कोशिश में जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। सच है, ओरायन ने धीरे से कहा, और अनुनाद की अवधारणा का विवरण देने वाले अगले भाग तक पहुंचने से पहले शेष पृष्ठों को पढ़ना जारी रखा। अनुनाद वह स्वाभाविक आत्मीयता है जो किसी व्यक्ति का विशिष्ट रूनों के साथ होती है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिध्वनि अलग अलग होती है, जो वंश, व्यक्तित्व, अनुभवों और तात्विक आत्मीयता से प्रभावित होती है। उच्च अनुनाद वाले लोग अधिक स्वाभाविक रूप से रून बनाते हैं, जबकि निम्न अनुनाद के लिए काफी अधिक मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है। लूमी ने उसके मन में धीरे से कहा, उसकी आवाज गर्व से भरी हुई थी। यह हिस्सा ज्यादातर छात्रों के लिए बेहद जरूरी है, गुरुजी। लेकिन आपके आदिम मन चैनलों के साथ, आपकी अनुनाद सार्वभौमिक, फिर भी तटस्थ है। आप सभी रूनों के साथ समान रूप से अनुनाद करेंगे। ओरियन मन ही मन हंसा। यही तो मजेदार बात है। सोचो, मैं इन सभी अलग अलग रूनों से कितने संयोजन बना सकता हूं जो दूसरे अपनी जन्मजात प्रतिभा के कारण नहीं बना सकते। हाँ, मैं और सीखने के लिए बेताब हूं। वह पृष्ठों को पलटते हुए 108 प्राथमिक रूनों वाले खंड पर पहुंच गया। यहां पुस्तक में प्रतीकों को खूबसूरती से चित्रित किया गया है,
प्रत्येक रून का सटीक विवरण दिया गया है तथा उसके अर्थ और व्यावहारिक उपयोग का स्पष्ट वर्णन भी दिया गया है। वह फ्लो नामक रून पर रुके, जो पृष्ठ के शीर्ष पर प्रतीकों की सुंदर, तरल रेखाओं में लिखा हुआ था। यह कर्ता के भीतर और उसके आसपास मन और ऊर्जा की तरल गति को दर्शाता है। मन परिसंचरण को विनियमित करने, मंत्रों को नियंत्रित करने और जटिल रून संरचनाओं को स्थिर करने के लिए आवश्यक है। ओरियन ने सोच विचार कर सिर हिलाया। तो यह रून लगभग हर मंत्र में आधारभूत होगा। हाँ, गुरु। प्रवाह वह रून है जो अधिकांश मंत्रों को स्थिर और प्रबंधनीय बनाए रखता है। इसके बिना आपका मान उस जगह गड़बड़ा सकता है जहां आपने नहीं चाहा था। जैसा कि पिछली बार हुआ था जब आपने आत्मीयता रून निर्माण के दौरान उस पर नियंत्रण खो दिया था। डार्कनेस रून बनाने की अपनी नाकाम कोशिश को याद करके वह थोड़ा सिहर उठा। मुझे याद मत दिलाओ। लूमी उसकी बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए खुशी से हंस पड़ी। ऐसा लगता है कि गुरु दर्द से ही सबसे अच्छा सीखते हैं। उसकी चिढ़ाने की बातों को अनदेखा करते हुए ओरियन ने कई पन्ने पलटे, जब तक कि वह फिर से नहीं रुका, इस बार रून बैरियर पर। बैरियर रून रक्षात्मक संरचनाओं का प्रतीक। एक ऊर्जा अवरोध बनाता है जो भौतिक और जादुई हमलों को रोकता है। महारत स्थायित्व, सीमा और मन दक्षता में सुधार करती है। ओरियन की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। खतरनाक परिस्थितियों में यह काफी काम आएगा। जरूर। खासकर मुसीबतें मोल लेने की तुम्हारी आदत को देखते हुए। बेहतर होगा कि तुम इससे जादू करना सीख लो। अरे, मैं हर जगह मुसीबत नहीं ढूंढ रहा हूं, ओरियन ने मजाकिया लहजे में डांटा, हालांकि उसके होठों पर एक मुस्कान थी। वह इत्मीनान से विभिन्न रूनों को पलटता रहा, प्रज्वलित करना, स्थिर करना, प्रवर्धित करना, स्थिर करना, परावर्तित करना, अवशोषित करना। प्रत्येक रून सरल और गहरा लग रहा था, उनके कार्य एक दूसरे से मिलते जुलते थे, फिर भी इतने अलग थे कि वे विशिष्ट रूप से मूल्यवान थे। ओह! इस रून पुस्तक में भी मौलिक रून हैं? हम्मा। अग्नि, जल, वज्र, पृथ्वी। सभी मूल तत्व यहां हैं। उन पर एक सरसरी नजर डालने के बाद वह अगले पृष्ठ पर चला गया। उसकी आंखें चमक उठीं। अरे, उन्नत तत्वों के रून भी यहां हैं? ध्वनि, छाया, रक्त, भ्रम। उसने धीरे धीरे एक एक करके पढ़ा, और जैसी कि उम्मीद थी, सभी साथ मौजूद थे। जैसे ही उसने जल्दी से तीसरा पन्ना खोला, उसका उत्साह बढ़ गया। किताब के एक पन्ने पर दो अलग अलग रूनों को देखकर उसका सिर चकरा गया। प्रकाश और अंधकार। हे भगवान, अकादमी में ये कैसे हैं? या ये तो आम बात है, वह अपनी उत्तेजना पर काबू नहीं रख पाया, यही तो वह चाहता था। गुरुजी, ये सिर्फ प्रकाश और अंधकार के रून हैं, इन्हें बनाने की संरचना नहीं। इस खजाने की खोज का असली जश्न मनाने से पहले आपको अभी भी आत्मीयता के रून बनाने के तरीके के बारे में और सीखना होगा। उसने शांत होने के लिए गहरी सांस ली। हाँ, तुम सही कह रहे हो। पहले मुझे यह किताब पूरी पढ़ने दो। विभिन्न प्रकार के रूनों से भरे अगले पृष्ठों पर त्वरित नजर डालते हुए वह पुस्तक में आगे उन्नत अवधारणाएं और रून सिद्धांत नामक एक विस्तृत खंड पर रुके। यहाँ लेखन अधिक सघन और परिष्कृत हो गया, जिसमें रूनों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं, रूनों के संयोजन के लिए सैद्धांतिक रूपरेखाओं तथा यहाँ तक कि उच्च स्तरीय रूनों के बारे में संकेत दिए गए, जो केवल 9वें स्तर से ऊपर के लोगों के लिए ही सुलभ हैं। ओरायन एक मोटे अक्षर वाले अंश को देखकर बहुत उत्सुक हो गया और रुक गया। रूनिक भाषा की असली महारत सिर्फ कुछ रूनों को याद करने में नहीं, बल्कि उनके बीच छिपे संबंधों को समझने में है। शीर्षस्थ विद्वान रूनों को अलग-थलग प्रतीकों के रूप में नहीं, बल्कि जीवंत धागों के रूप में देखते हैं, जिनका उपयोग मानस के ताने-बाने से जुड़ने के लिए किया जा सकता है। ओरियन यहीं रुका और पाठ की गहराई पर विचार करने लगा। उस अंश में कुछ ऐसा था जो उसे बहुत महत्वपूर्ण लगा। लुमी, यह काफी महत्वपूर्ण लगता है, ओरियन ने मन ही मन थोड़ी उत्सुकता भरे स्वर में फुसफुसाया। वास्तव में, गुरुजी, यही तो एक कुशल जादूगर को एक महान जादूगर से अलग करता है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, समझ और अनुभव है। कोई भी जादूगर एक दिन में शीर्ष स्तर का नहीं बन जाता।
उन्हें ज्ञान इकट्ठा करने और उसका सर्वोत्तम उपयोग करने का तरीका समझने के लिए समय चाहिए। ओरियन ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह सच है। लेकिन अब तक रून्स मुझे काफी सरल लग रहे हैं, कुछ को छोड़कर। मानो मैं उन्हें झटपट सीख सकता हूं। हे, कमाल है। आप आखिरकार सच्ची महारत की राह पर कदम रख रहे हैं।